तो आज हम स्टार्ट करेंगे यहाँ पे मेंडेलियन डिसऑर्डर के बारे में। तो अच्छा, सबसे पहले तो आप ही मुझे बताओ, आपको पता है कुछ क्या होता है मेंडेलियन डिसऑर्डर? बताइए। जैसे यहाँ पे लिखा है कि हमारे पास जो आपके जेनेटिक डिसऑर्डर होते हैं। जेनेटिक डिसऑर्डर का मतलब होता है कि ऐसे डिसऑर्डर जो पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में मतलब कोई भी ऐसी बीमारी या कोई भी ऐसी जीन जो प्रॉब्लम क्रिएट करी वो ट्रांसफर हो रही है नेक्स्ट जनरेशन में। तो उसको हम यहाँ पे दो कैटेगरीज के अंदर डिवाइड करते हैं। एक होता है मेंडेलियन, दूसरा होता है क्रोमोसोमल। इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है? मेंडेलियन और आपका मैम जो मेंडेलियन होता है उसमें जनरली अब तब होता है जब एक सिंगल जीन में कोई चेंज आ जाए, जैसे म्यूटेशन हो जाए, और जी। वो सारे मेंडल के जो प्रिंसिपल्स हैं इनहेरिटेंस के वो फॉलो करते हैं। हाँ जी। और हम उन चीज़ों को पेडिग्री एनालिसिस के थ्रू हम उनको डिटेक्ट ट्रेस कर सकते हैं फैमिली की कब शुरू हुआ, जैसे हीमोफीलिया या फिर सिकल सेल एनीमिया वगैरह। ठीक है। और क्रोमोसोमल डिसऑर्डर? क्रोमोसोमल डिसऑर्डर क्या होता है, ये तो आपने ठीक बताया। क्रोमोसोमल क्या होता है बताइए। मैम आई याद थिंक नहीं आ रहा। याद नहीं आना, चलो कोई बात नहीं। तो अभी जैसे हमने कहा कि हमारे पास हम बात कर रहे हैं आज आपकी जेनेटिक डिसऑर्डर की। जेनेटिक डिसऑर्डर क्या होता है कि अगर जो हमारे पेरेंट्स, अगर उनकी जीन्स के अंदर क्या हो गया, कुछ ना कुछ मॉडिफिकेशन हो गई, कुछ चेंज हो गया है, और वो जो चेंज है वो अपनी ऑफस्प्रिंग को उसको ट्रांसफर कर रहे हैं। ठीक है, उसको बोलते हैं हम जेनेटिक डिसऑर्डर। लेकिन अगर हम ब्रॉडली इसको देखें तो जो हमारे पास जेनेटिक डिसऑर्डर है, इसको हम यहाँ पे टू कैटेगरीज के अंदर डिवाइड करते हैं। फर्स्ट होता है मेंडेलियन डिसऑर्डर और सेकंड होता है क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। आज का जो हमारा डिस्कशन रहेगा वो सारा मेंडेलियन डिसऑर्डर पे ही रहेगा। क्रोमोसोमल आज नहीं हो पाएगा, इसको हम आपका कल करेंगे। अब ये मेंडेलियन डिसऑर्डर क्या है? जैसे आपने कहा कि अगर मैं यहाँ पे क्रोमोसोम बना रही हूँ, ठीक है, और क्रोमोसोम्स के ऊपर आपको पता है क्या प्रेजेंट होती है, जीन्स प्रेजेंट होती है। अब मान लेते हैं कि ये जीन्स कहाँ प्रेजेंट थी, पेरेंट्स के पास प्रेजेंट थी, और इस जीन में क्या हो गया, कुछ ना कुछ चेंज हो गया है, ऑल्ट्रेशन हो गया है। जो आपने कहा कि एक इसका रीजन म्यूटेशन भी है। और ये जो चेंज यहाँ पे हुआ है, ये इस तरीके से चेंज हुआ है कि जब ये जो पेरेंट जो है, जब यहाँ पे ये चाइल्ड प्रोड्यूस करेगा, ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करेगा, तो वो सारा चेंज क्या होगा, इस चाइल्ड के अंदर भी हमें देखने को मिलेगा। अब अब भी अगर देखो, जब ये ट्रांसफर होगा पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में, अगर ये मेंडल के रूल को फॉलो करता है, उसे कहते हैं मेंडेलियन डिसऑर्डर। ठीक है, और ये इसमें होता है जीन्स की वजह से। लेकिन ध्यान रखना, इसमें क्रोमोसोम का नंबर सेम रहने वाला है। जैसे आप सबको पता है हमारे पास नॉर्मली कितने क्रोमोसोम्स होते हैं, 23 पेयर होता है क्रोमोसोम का। लेकिन ये जो मेंडेलियन डिसऑर्डर है, ये एक इसकी बात करते हैं, जीन्स के अंदर चेंज हुआ है, जीन्स के अंदर मॉडिफिकेशन हुई है, लेकिन क्रोमोसोम का नंबर क्या है, अभी भी सेम है। 23 पेयर मतलब 46 ही क्रोमोसोम है, मेल है या फीमेल है। क्रोमोसोम के अंदर यहाँ पे कोई भी चीज देखने को हमें नहीं मिला है। लेकिन हमारा जो सेकंड डिसऑर्डर है, जिसे हम क्रोमोसोमल डिसऑर्डर कहते हैं, वो हमें क्या कहता है कि नॉर्मली क्रोमोसोम्स तो कितने होते हैं, 46 होते हैं। अब मान लेते हैं कि जो बच्चा पैदा हुआ है उनके अंदर क्रोमोसोम्स 45 आ गए, मतलब कम हो गए, या फिर 47 मतलब ज्यादा हो गए। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि क्रोमोसोम का नंबर ही चेंज हो गया है, उसे कहते हैं क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। मेंडेलियन डिसऑर्डर देखिए क्या है। पहली बात तो आपको यहाँ पे ये ध्यान में रखनी है कि क्रोमोसोम का नंबर सेम रहता है। जैसे नॉर्मली हमने बात की कितना पेयर है, 23 पेयर मतलब 46 क्रोमोसोम। तो जितने भी मेंडेलियन डिसऑर्डर होंगे, क्रोमोसोम का नंबर 46 ही रहने वाला है, उसमें कोई भी चेंज नहीं होगा। ऐसे नहीं होगा कि 45 या 46 या 47 हो गए। क्रोमोसोम क्या होंगे, नॉर्मल ही होंगे, मतलब 46 का 46 ही होगा। लेकिन कल हमने कुछ म्यूटेशन के कुछ केस देखे थे, याद है? म्यूटेशन किस वजह से हुआ था, डिलीशन हो गया था, इसके अलावा इंसर्शन हो गया था, फिर उसके बाद इन्वर्जन हो गया था,
और फिर हमने क्या था, ट्रांसलोकेशन हो गया था। जब इनमें से ये चारों कुछ भी हो रहा है, इसकी वजह से क्या हो रहा है, क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर चेंज हो रहा है। मान लेते मेरा ये क्रोमोसोम है, पीछे दिखाऊं एक बार, क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर है, अभी चेंज हो गया है, डिलीट हो गया है, इंसर्ट हो गया है, इन्वर्ट हो गया है, ट्रांसलोकेशन हो गया है, लेकिन क्रोमोसोम तो वही है ना, लेकिन बस उस क्रोमोसोम के अंदर चेंज आ गया है। अब किसके अंदर चेंज आया है, क्रोमोसोम किसका बना हुआ है, डीएनए का, ठीक है, और यही जीन को एनकोड करता है। तो जो हमारी जीन को चेंज करने की वजह से चेंज आता है उसे कहते हैं मेंडेलियन डिसऑर्डर। और जो मेंडल के लॉ को फॉलो करिए, मतलब जो मेंडल ने लॉ दिए थे ना, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट और सेकंड आपका लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, अगर उसको फॉलो कर रहा है और क्रोमोसोम का नंबर सेम है, उसे कहते हैं मेंडेलियन डिसऑर्डर। लेकिन क्रोमोसोमल में क्या है, क्रोमोसोम का नंबर ही चेंज हो गया है, नॉर्मल था 46, 45 हो गया, 47 हो गया, 48 हो गया, या फिर 44 हो गया। तो लेकिन मेंडेलियन में क्या है, क्रोमोसोम वही है, 23 का 23 पेयर ही है, लेकिन क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर के अंदर चेंज आ गया है। रीजन कुछ भी हो सकता है, डिलीशन, इंसर्शन, इन्वर्जन, ट्रांसलोकेशन, कुछ भी। समझ आ गया। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये वाला है, मेंडेलियन डिसऑर्डर की हम बात करेंगे। आपको भी क्लियर हो गया है असीमता, मेंडेलियन और क्रोमोसोमल डिसऑर्डर में क्या डिफरेंस है? यस मैम। ठीक है। अब यहाँ पे सबसे पहले हमें कुछ यहाँ पे बेसिक्स करने पड़ेंगे अगर हम ये सारे डिसऑर्डर्स यहाँ पे करना चाहते हैं। ऐसे तो आप दोनों ने किए ही होंगे, आपको काफी हद तक आइडिया होगा। तो यहाँ पे देखिए, अगर हम बात करते हैं मेंडेलियन डिसऑर्डर की, तो हमारे पास ये जो मेंडेलियन डिसऑर्डर है, मतलब सॉरी, जो जेनेटिक डिसऑर्डर है, उसकी 2 कैटेगरीज आती हैं। कौन कौन सी, मेंडेलियन और क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। अब ये जो मेंडेलियन डिसऑर्डर है, अभी मैंने ये कहा क्या क्या रीजन हो सकते हैं, मेनली डिटरमिन बाय द ऑल्ट्रेशन। ऑल्ट्रेशन का मतलब क्या होता है, चेंज आना। म्यूटेशन भी क्या होता है, वही चेंज आना। किसमें आना, सिंगल जीन में, वेरी इंपॉर्टेंट। अब जो ये ऑल्ट्रेशन जो हो रहा है, म्यूटेशन हो सकता है, क्या क्या रीजन है, कल हमने इसी के बारे में बात की थी, याद है ना, ट्रांसलोकेशन, इन्वर्जन, डिलीशन, कुछ भी हो सकता है। लेकिन जो ये चेंज जो हुआ है, इसकी वजह से क्या हो जाते हैं, कई बार डिसऑर्डर हो जाते हैं। एंड जो भी डिसऑर्डर जो हुआ है वो ट्रांसमिट होता है ऑफस्प्रिंग में ऑन द सेम लाइन एज वी स्टडी इन द प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस। जैसे हमने बात की थी कि बाकी हमारी बॉडी के कैरेक्टर ट्रांसफर होते हैं ना, ट्रेट ट्रांसफर होते हैं पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में, तो ये डिसऑर्डर भी क्या हो रहे हैं, यहाँ पे ट्रांसफर हो रहे हैं, ट्रांसमिट हो रहे हैं। अब हमारे पास ये जो पैटर्न जो होता है इनहेरिटेंस का, मेंडेलियन डिसऑर्डर का, इसको हम पेडिग्री एनालिसिस से ट्रेस कर सकते हैं, लेकिन ये हम बाद में करेंगे कि आपकी पेडिग्री एनालिसिस होती क्या है। सबसे पहले हम यहाँ पे मेंडेलियन डिसऑर्डर के बारे में बात करेंगे। अब यहाँ पे सबसे कॉमन कौन कौन से मेंडेलियन डिसऑर्डर है, हीमोफीलिया, सिस्टिक फिब्रोसिस, सिकल सेल एनीमिया, कलर ब्लाइंडनेस, पीकेयू मतलब फिनाइलकीटोनुरिया, और लास्ट में आता है आपका थैलेसीमिया। अब इसके अलावा और भी बहुत सारे मेंडेलियन डिसऑर्डर है, लेकिन आपके एनसीईआरटी के अंदर ओनली यही मेंशन है, तो इसीलिए हम यही वाले करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले कुछ यहाँ पे बेसिक्स कर लेते हैं, ठीक है। जो यहाँ पे अभी हम टर्म्स पढ़ेंगे कि क्या क्या चीजें होती हैं। तो अब बात करते हैं हम यहाँ पे मेंडेलियन डिसऑर्डर की। तो ये तो समझ में आ गया, क्रोमोसोम का नंबर सेम रहेगा, जीन्स के अंदर चेंज आएगा। अब सबसे पहली चीज क्या है कि जो मेंडेलियन डिसऑर्डर है, ये क्या क्या हो सकता है। पहली बात, मेंडेलियन डिसऑर्डर ऑटोसोमल हो सकता है, और इसके अलावा मेंडेलियन डिसऑर्डर सेक्स लिंक्ड हो सकता है। अब इसका मीनिंग क्या है, ऑटोसोमल और यहाँ पे सेक्स लिंक का मीनिंग क्या है। अब इसको भी अगेन एक पहले डायग्राम से समझते हैं। ये फोटो ऐसे हमने बहुत बार देखी है, इससे पहले याद ही होगी ऐसे आपको। इसको क्या बोलते हैं, कैरियोटाइप। कैरियोटाइप क्या होता है कि हमारा जो सेल है, सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर क्या होते हैं, क्रोमोसोम्स होते हैं। ये क्रोमोसोम्स कैसे नजर आते हैं, उसे कहते हैं कैरियोटाइप, मतलब कितना क्रोमोसोम का नंबर है, कैसे कैसे क्रोमोसोम है। तो अगर हम यहाँ पे ह्यूमन बीइंग की ही बात कर रहे हैं ऑब्वियसली, तो ह्यूमन बीइंग में टोटल कितने क्रोमोसोम्स होते हैं, 23 पेयर होता है। उन 23 पेयर में से
22 पेयर क्या होते हैं, मेल फीमेल में सेम होते हैं, उसे कहते हैं ऑटोजोम। और ओनली 1 पेयर ही डिफरेंट होता है, उसे कहते हैं सेक्स क्रोमोसोम, और उसे कहते हैं ऑटोजोम। अब ध्यान से यहाँ पे इसको देखिए, ये हमारे पास जो दिया है ये क्या कैरियोटाइप है। ये देखिए पहला फर्स्ट पेयर, सेकंड पेयर, थर्ड पेयर, फोर्थ पेयर, फिफ्थ पेयर, इस तरीके से लास्ट में कितने आ जाते हैं, ये वाला, जो ये वाला है ना आपकी, ये हमारे पास आपका 23rd पेयर है। अब यहाँ पे फर्स्ट से लेके जो आपके 22 पेयर है, फर्स्ट से लेके 22 पेयर मेल और फीमेल में क्या होते हैं, ये सेम होते हैं, और इसे कहते हैं ऑटोजोम। अब ये जो लास्ट वाला क्रोमोसोम है जिसको मैंने यहाँ पे हाईलाइट किया है, इसको बोलते हैं सेक्स क्रोमोसोम, और इसी को ही बोलते हैं एलोजोम। एलोजोम भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एलोजोम और सेक्स क्रोमोसोम, जो मेल और फीमेल में क्या होता है, डिफरेंट होता है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो 23rd पे क्या लिखा है, एक एक्स है, दूसरा क्या है, वाई है। इट मीन्स ये किसका कैरियोटाइप है, ये मेल का कैरियोटाइप है। अगर यहाँ पे दोनों एक्सेस होते तो ये फीमेल का कैरियोटाइप होता। अब मान लेते हैं कि जो हमने कहा स्टार्टिंग की 22 पेयर है, अगर इनमें किसी की जितने भी क्रोमोसोम है, अगर उन फर्स्ट टू 22, अगर इनमें जो क्रोमोसोम के अंदर मान लेते यही वाला है, इसमें कोई जीन उनके अंदर कुछ चेंज आ गया है और वो चेंज ट्रांसफर हो रहा है नेक्स्ट जनरेशन में, तो उसको बोलते हैं ऑटोजोमल डिसऑर्डर। मतलब ऑटोजोम वाले जो क्रोमोसोम है फर्स्ट से लेके 22, उसके अंदर कुछ ना कुछ मॉडिफिकेशन हुई है, तो वो कैसा क्रोमोसोम हो गया, ऑटोजोमल डिसऑर्डर। लेकिन अगर जो जीन्स हमारे सेक्स क्रोमोसोम पे प्रेजेंट थी उनमें कुछ मॉडिफिकेशन हुई है, और वो मॉडिफिकेशन क्या हुई, इस तरीके से हुई कि नेक्स्ट जनरेशन में क्या हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है, तो उसे बोलते हैं सेक्स लिंक्ड डिसऑर्डर। समझ आया क्या क्या बातें की हमने। हमने कहा ऑटोजोमल डिसऑर्डर होते हैं अगर जीन किस मतलब अगर कौन सी जीन खराब हुई है, ऑटोजोम पहले से लेके 22 क्रोमोसोम, उसको बोल दिया ऑटोजोमल डिसऑर्डर। अगर जीन जो डिफेक्ट हुई थी, डिलीट हो गई थी, इंसर्ट हो गई थी, कुछ भी हो गया था, अगर वो सारा चेंज किसमें आ रहा है, सेक्स क्रोमोसोम में आ रहा है, लास्ट 23rd वाले में आ रहा है, तो उसे बोलते हैं सेक्स लिंक्ड डिसऑर्डर। समझ आया सीमता क्या होता है। यस मैम। ठीक है, तो अभी हमने यही बात की थी कि जो हमारा मेंडेलियन डिसऑर्डर है ये क्या होते हैं, दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं ऑटोसोमल डिसऑर्डर और सेकंड होता है सेक्स लिंक्ड डिसऑर्डर। अब ये जो ऑटोसोमल डिसऑर्डर है ये भी दो टाइप का होता है, एक होता है ऑटोसोमल डोमिनेंट और सेकंड होता है ऑटोसोमल रिसेसिव। अब अगेन सेक्स लिंक्ड भी ऐसे होता है, या तो फिर क्या होगा, एक मिनट, सेक्स लिंक्ड डोमिनेट होगा या फिर क्या होगा, रिसेसिव होगा। अब जो ऑटोसोम होते हैं सारे क्रोमोसोम कैसे होते हैं, एक्स होते हैं, लेकिन जो सेक्स क्रोमोसोम होता है फीमेल के अंदर एक्स होता है और मेल के अंदर क्या होता है, एक्स वाई होता है। अब ये जो सेक्स लिंक जो डोमिनेट है हमारे पास ये क्या हो सकता है, ये एक्स लिंक्ड भी हो सकता है, मतलब एक्स लिंक डोमिनेट भी हो सकता है और एक्स लिंक रिसेसिव भी हो सकता है। अच्छा सॉरी, ओके ठीक है, हाँ सॉरी, हाँ सॉरी यहाँ पे लिखना था वायलेंट। जो सेक्स लिंक डोमिनेट है वो आपके एक्स लिंक डोमिनेट हो सकते हैं और वाई लिंक डोमिनेट हो सकता है। अभी हाँ बात करेंगे ना फिर आपको समझ में आ जाएगा। अब जो रिसेसिव डिसऑर्डर है वो भी सेम वही बात है, एक्स लिंक हो सकता है और यहाँ पे वाई लिंक हो सकता है। अब वन बाय वन इनको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले ये समझ लेते हैं ऑटोसोमल डोमिनेट क्या होता है, ऑटोसोमल रिसेसिव क्या होता है। एक्स लिंक मतलब जो आपका सेक्स लिंक्ड है, सेक्स लिंक्ड आपका एक्चुअली मुझे पहले ये बताना चाहिए था, सेक्स लिंक्ड आपका
एक्स लिंक्ड हो सकता है और ये वाई लिंक्ड हो सकता है। अब ऑटोसोमल डोमिनेंट और ऑटोसोमल रिसेसिव क्या होता है? अब अगर हम बात करते हैं, अब देखिए सारे डिसऑर्डर कैसे मेंडेलियन डिसऑर्डर है, मतलब मेंडल के लॉ को फॉलो कर रहे हैं। तो आप सबको पता है कि हमारे पास जो पेयर में क्रोमोसोम होते हैं, जो वन पेयर होता है क्रोमोसोम का, सॉरी जो वन क्रोमोसोम है, वन क्रोमोसोम मान लेते हैं फर्स्ट पेयर है, वन मेटर्नल होता है, वन क्या होता है, पैटर्नल होता है। ठीक है, अब मान लेते हैं कि जो ये मदर है, जो मेटर्नल वाला क्रोमोसोम है, ये कुछ जीन्स बना रही है, सॉरी इनके पास कुछ जीन्स है, और जब ये जीन एक्सप्रेस हो रही है तो ये क्या करे, यहाँ पे नॉर्मल प्रोटीन बना रही है। पहला केस तो ये वाला है। जो पैटर्नल क्रोमोसोम है उनके पास भी जीन्स है, और जब ये एक्सप्रेस होती है तो एक्सप्रेस होके क्या कर रही है, एकदम नॉर्मल प्रोटीन बना रही है। तो अगर नॉर्मल प्रोटीन बनाने, ऑब्वियसली बात है, इनका फिनोटाइप क्या होगा, नॉर्मल, नॉर्मल होगा फिनोटाइप। क्यों? क्योंकि देखिए जो भी मतलब एक पर्सन है उसके पास क्या है, दोनों ही जीन्स क्या है, नॉर्मल वाली कंडीशन में है। पहला वाला केस तो ये वाला है। तो इस केस में पर्सन क्या होने वाला है, नॉर्मल होने वाला है। अब यहाँ तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। सेकंड केस ये मान के चलते हैं कि मेरे पास यहाँ पे वही एक क्रोमोसोम है, और एक चीज और, चलो अभी नॉर्मली लेते हैं, क्रोमोसोम है और यहाँ पे एक मैटरनल क्रोमोसोम है, एक पैटर्नल है। जो इस मदर के पास जो जीन है, मैटरनल क्रोमोसोम के पास जो जीन है, एक्सप्रेस होके ये कर रही है, यहाँ पे डिफेक्टिव प्रोटीन बना रही है। या तो डिफेक्टिव प्रोटीन बना रही है या तो फिर बना ही नहीं रही है। और ये जो पैटर्नल वाला है ये भी क्या कर रहे हैं, एक्सप्रेस होके क्या कर रहे हैं, डिफेक्टिव प्रोटीन बना रहे हैं या बना ही नहीं रहे। तो उस केस में फिनोटाइप क्या होने वाला है बताइए, एबनॉर्मल। क्योंकि यहाँ पे जो दोनों जो जीन प्रेजेंट है, मैटरनल क्रोमोसोम पे भी और आपका पैटर्नल पे भी, दोनों कैसा, दोनों कैसी प्रोटीन बना रही है, डिफेक्टिव बना रही है। तो उस केस में फिनोटाइप क्या होगा, एबनॉर्मल होगा। और पर्सन भी क्या होगा, एबनॉर्मल होगा उस करेक्टर को लेके। अब थर्ड वाला केस देखते हैं। यहाँ पे थर्ड वाला केस क्या है, क्रोमोसोम है, टू क्रोमोसोम है। अब हमारे पास देखिए यहाँ पे क्या हुआ, अब यहाँ पे दो दो केस बनते हैं, इसको ध्यान से समझना है, यही समझने वाली बात है। जो हमारे पास ये मैटरनल क्रोमोसोम है, एक है पैटर्नल, और ये मान लेते हैं कि जो मैटरनल क्रोमोसोम है, जब इन्होंने एक्सप्रेस किया तो इन्होंने तो यहाँ पे डिफेक्टिव प्रोटीन बनाई। लेकिन हमारे पास ये जो पैटर्नल क्रोमोसोम के पास जो जीन्स प्रेजेंट है, जब ये एक्सप्रेस हुई तो इन्होंने यहाँ पे क्या किया, एकदम नॉर्मल प्रोटीन बनाया। अब यहाँ पे देखिए क्या होने वाला है। अब यहाँ पे दो ही केस बनते हैं, सिंपल सी बात है, आप भी बता दोगे कि अब एक जो पर्सन जो है वो यहाँ पे एक एलील तो डिफेक्टिव वाली कंटेन कर रहा है और एक यहाँ पे नॉर्मल वाली कर रहा है। तो इस केस में जो हमारा यहाँ पे जो पर्सन है वो क्या हो सकता है, यहाँ पे वो नॉर्मल भी हो सकता है और आपका एबनॉर्मल भी हो सकता है। अब वो डिपेंड करता है कि कौन सी डिजीज से वो सफर कर रहा है। लेकिन हमें ये पता, कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे दोनों केस हो सकते हैं, नॉर्मल भी और आपका एबनॉर्मल भी। क्यों? क्योंकि एक प्रोटीन डिफेक्टिव बन रही है और एक प्रोटीन आपकी नॉर्मल बन रही है। अब पहला केस मान के चलते हैं, मान लेते हैं यहाँ पे जो ये जो पर्सन है, ये जो पर्सन है वो पहला केस क्या मान रहे हैं कि पर्सन कैसा है, एकदम नॉर्मल बिहेव कर रहा है। हमें यहाँ पे कुछ भी एबनॉर्मल चीजें यहाँ पे नहीं नजर आ रही है। इसका मतलब देखिए यहाँ पे क्या हुआ कि जो हमारे पास यहाँ पे जो नॉर्मल वाली प्रोटीन थी उसने मास्क कर दिया ना डिफेक्टिव वाली को। तो यहाँ पे हमें, अब सोचो, डिफेक्टिव होने के बावजूद भी वो पर्सन कैसा बिहेव कर रहा है, नॉर्मल कर रहा है। लेकिन ध्यान रखना यहाँ पे डिफेक्टिव वाली कैरी तो जरूर कर रहा है ना वो। तो इस केस में हम क्या बोलेंगे कि पर्सन क्या है, नॉर्मल है, लेकिन साथ साथ वो क्या है, कैरियर है। नॉर्मल के साथ साथ वो क्या है, कैरियर है, कैरी कर रहा है, लेकिन उसका जो फिनोटाइप कैसा है, नॉर्मल टाइप का है। अब दूसरा वाला केस देखिए यहाँ पे क्या होगा। दूसरा वाला केस यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे वो कैसा बिहेव कर रहा है, एबनॉर्मल बिहेव कर रहा है। नॉर्मल वाली भी थी और यहाँ पे डिफेक्टिव वाली भी थी। लेकिन
भले ही दोनों परसेंट थी, लेकिन यहाँ पे नॉर्मल वाला इस डिफेक्टिव वाले को हमें मास्क नहीं कर पाया, और डिफेक्टिव वाली क्या होगी यहाँ पे एक्सप्रेस हो गई। तो आप इसको, हम इसको हेटेरोजाइगस कंडीशन भी बोल सकते हैं ना, क्योंकि यहाँ पे दोनों एलील क्या है, डिफरेंट है, एक नॉर्मल वाली है, दूसरी वाली क्या है यहाँ पे डिफेक्टिव वाली है। तो डिफेक्टिव वाली यहाँ पे विन करके नॉर्मल वाले के ऊपर, तो उस केस में क्या होगा, पर्सन क्या होगा, एबनॉर्मल होगा। तो अब जब यहाँ पे हेटेरोजाइगस कंडीशन आई है और यहाँ पे जो पर्सन जो है उसका फिनोटाइप कैसा नजर आ रहा है, हमें एबनॉर्मल नजर आ रहा है, तो ऐसे डिसऑर्डर को बोलते हैं ऑटोसोमल डोमिनेट डिसऑर्डर। ये काफी इंपॉर्टेंट है, कैसा डिसऑर्डर है, ऑटोसोमल ऑटोसोमल डोमिनेट डिसऑर्डर। मतलब एक एलील खराब होने के बाद भी क्या हो गया, यहाँ पे पर्सन हमें एबनॉर्मल नजर आ रहा है। अब सेकंड हमने कहा था कि सेकंड क्या हो सकता है, ऑटोसोमल रिसेसिव हो सकता है। ये ऊपर वाला केस देखिए। अब एक चीज और, यहाँ पे भी हम जो हम क्रोमोसोम बना रहे हैं, हम वो सारे ऑटोसोम बना रहे हैं 1 से लेके आपके 22 तक। अभी हम यहाँ पे सेक्स क्रोमोसोम की बात नहीं कर रहे हैं। अब जो ये सेकंड वाला केस था, दोनों ही एलील क्या कर रही थी, यहाँ पे डिफेक्टिव प्रोटीन बना रही थी। तो दोनों ही क्या है, दोनों ही यहाँ पे डिफेक्टिव है, और जिसकी वजह से फिनोटाइप क्या आ रहा है, एब्नॉर्मल आ रहा है। मतलब इस केस में हमें क्या चाहिए, दोनों ही जीन क्या चाहिए, दोनों ही जीन डिफेक्टिव चाहिए, तभी फिनोटाइप क्या होने वाला है, एब्नॉर्मल होने वाला है। तो ये जो सेकंड वाला केस है, इसको हम बोलते हैं ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर। तो आप मुझे बताइए, आपको क्या लगता है इसमें से ज्यादा खतरनाक कौन सी वाली है, डोमिनेट और आपकी रिसेसिव? डिपेंड करता है, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। देखो ज्यादा खतरनाक मतलब इसमें ज्यादा कंडीशन कौन सी वो, बिल्कुल भी नहीं मैम। ऐसे तो मैम अगर मान लो दोनों ही पेरेंट्स को है, अगर क्या कहते हैं उसे ऑटोसोमल रिसेसिव, तो उनकी पूरी लाइन में कैरी होगी, चाहे उनके 10 बच्चे हों, उनके 10 के 10 इसमें जो डिसीज हो। यहाँ पे जो ज्यादा डेंजर है वो आपकी ऑटोसोमल डोमिनेट है। मैम दोनों के ऑटो अपने नो नो नहीं, बिल्कुल भी नहीं। देखिए ऑटोसोमल क्योंकि रिसेसिव मैम डोमिनेंट, कैरी अगर मैम होगी। रिसेसिव है तो फिर वो तो कई बार नहीं एक्सप्रेस होने के चांसेस हैं, लेकिन जो डोमिनेंट वो तो एक्सप्रेस हो गई। बिल्कुल वही तो, ऑटोसोमल डोमिनेट कहता है कि अगर एक एलील भी डिफेक्टिव आ गई तो मैं तो यहाँ पे एब्नॉर्मल ही शो करूंगा। रिसेसिव वाला क्या बोलता है, जब दोनों डिफेक्टिव आएगी तभी एक्सप्रेस करूंगा एब्नॉर्मल। यहाँ पे दोनों ही एलील यहाँ पे डिफेक्टिव होनी चाहिए। मैम लेकिन अगर दो पेरेंट्स के दोनों ही एलील डिफेक्टिव हैं, दो पेरेंट्स और दोनों के दो एलील डिफेक्टिव है, तो क्या मैम अगर 12 बच्चे हो तो 12 के 12 को वो होगा ना, डिसीज होगा। तो मैम उसका भी देख अपना प्लस पॉइंट है, ये कहता है डेंजर में। लेकिन वो तो अगर मान लेते हैं, अगर चलो उसमें हम मान लें कि दोनों पेरेंट डिफेक्टिव होने चाहिए, और दोनों में से अगर एक भी है तो ऑटोसोमल डोमिनेंट तो तब हो जाएगी। ऑटोसोमल डोमिनेंट तो मैम ये भी हो सकता है ना, कि मान लो मैम अगर दोनों पेरेंट्स के पास हेटेरोजाइगस पेयर है और दोनों नहीं का नहीं, लेकिन एक वही कह रहा ऑटोसोमल है, देखो डोमिनेंट है, ऑटोसोमल और मैम रिसेसिव, उनके क्या पता दोनों बच्चों के पास ये कहते हैं होमोजाइगस रिसेसिव ट्रेट्स, तो फिर डिजीज तो पास भी नहीं कर सकती। ये भी एक केस बन सकता है। बिल्कुल बस अभी आप देखना वो आगे। आप दिखाऊंगा। हाँ ठीक है, जो आप कह रहे हो ऑटोसोमल डोमिनेंट में क्या हो रहा है, देखिए अगर दोनों में से मान लेते हैं कि एक पेरेंट नॉर्मल है और दूसरा पेरेंट आपका डिफेक्टिव है, और मैम हेटेरोजाइगस पेयर है, हाँ तो हेटेरोजाइगस में भी एक्सप्रेस होगा। मैम एक्सप्रेस होगा, लेकिन उस केस में नहीं होगा ना जिसमें दोनों जो नॉन डिफेक्टिव एलील्स हैं वो बच्चे को मिल जाए। तो वो तो हमने पहले वाले ही कर लिया था, ये तो पहला वाला केस है। आप एक बार वो लिखना, आप ऐसे बना लो, क्या कहते हैं गेमीट्स बनाओ और दिखाओ उसमें कौन सा डिफेक्टिव है, फिर बताता हूँ मैं क्या कह रहा हूँ। अभी हमने डिसऑर्डर ही करने आ गए, ठीक है। तो यहाँ पे कहने का मतलब क्या है कि ऑटोसोमल डोमिनेट क्या है यहाँ पे, मतलब ये वाली कंडीशन नेचर में भी मेजॉरिटी ऑफ डिजीज ना ऑटोसोमल रिसेसिव ही होती है, ऑटोसोमल डोमिनेट बहुत रेयर होती है। तो ये अच्छी बात भी है, अभी आपको समझ में आ जाएगा ऐसा क्यों है। ठीक है, आप जो पॉइंट कह रहे हो वो भी मुझे समझ आ जाएगा, जब मुझे समझ भी नहीं आ रहा है। ठीक है, तो ये हमारे पास है ऑटोसोमल डोमिनेट, मतलब जब दोनों एलील क्या हो रही है, डिफेक्टिव हो रही है। और ऑटोसोमल रिसेसिव क्या है, जब सॉरी ऑटोसोमल डोमिनेट क्या है, एक एलील भी अगर एक एलील भी यहाँ पर डिफेक्टिव है तो उस केस में क्या आ रहा है, पर्सन का फिनोटाइप क्या आ रहा है, एब्नॉर्मल आ रहा है। लेकिन ऑटोसोमल रिसेसिव कहता है कि जब दोनों ही एलील यहाँ पे क्या होगी, डिफेक्टिव होगी, तभी यहाँ पे फिनोटाइप आपका एब्नॉर्मल शो होगा। तो ये थी ऑटोसोमल डोमिनेट और आपकी ऑटोसोमल रिसेसिव। अब लास्ट में करते हैं, हमने क्या बात की थी, आपकी सेक्स लिंक भी होती है। अब
सेक्स लिंक का मतलब क्या है कि जो हमारे ऐसी जीन जो कहाँ पे प्रेजेंट है, सेक्स क्रोमोसोम पे प्रेजेंट है। अब सेक्स क्रोमोसोम दो ही होते हैं, फीमेल के अंदर XX और मेल के अंदर एक X होता है और एक क्या होता है Y मेल के अंदर। मैंने फीमेल बोला, अच्छा सॉरी, फीमेल के अंदर होता है XX और मेल के अंदर होता है एक X होता है, दूसरा क्या होता है Y होता है। अब अगर कोई जीन इस X क्रोमोसोम पे प्रेजेंट है या कोई जीन आपकी Y क्रोमोसोम पे प्रेजेंट है और वो वहां पे नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर हो गया, तो उसे कहते हैं सेक्स लिंक डिसऑर्डर। अब देखिए जो जीन्स है वो हमारे पास X क्रोमोसोम पे प्रेजेंट हो सकती है और वो जीन Y क्रोमोसोम पे भी प्रेजेंट हो सकती है। अगर वो जीन X क्रोमोसोम पे प्रेजेंट है उसे कहते हैं X सेक्स लिंक, और अगर वो जीन Y क्रोमोसोम पे प्रेजेंट है उसे कहते हैं Y सेक्स लिंक। अब अगेन यहाँ पर भी दो टाइप है, जैसे भी हमने कहा था, एक होता है हमारे पास सेक्स लिंक, एक होता है डोमिनेट और दूसरा होता है रिसेसिव। अब डोमिनेट क्या है कि हमारे पास देखिए जो दो X क्रोमोसोम है, फीमेल की अगर हम बात करें तो अगर ये जो दोनों क्रोमोसोम है, दोनों क्रोमोसोम ही क्या कंटेन कर रहे हैं, यहाँ पे डिफेक्टिव एलील को कंटेन कर रहे हैं, सॉरी दो X क्रोमोसोम है, एक X क्रोमोसोम क्या है आपका, एक नॉर्मल एलील कंटेन कर रहा है, मान लेते हैं नॉर्मल वाला कंटेन कर रहा है, और दूसरा वाला क्या कर रहा है, डिफेक्टिव कैरी कर रहा है। लेकिन उस केस में भी क्या हो रहा है, यहाँ पे जो भी जो वो आपकी फीमेल होगी वो क्या होगी, यहाँ पे एबनॉर्मल शो होगी, हमें एबनॉर्मल नजर आएगी, उसे कहते हैं एक्स लिंक, मतलब एक्स सेक्स लिंक डोमिनेंट डिसऑर्डर। और अगर यहाँ पे क्या हो रहा है कि दोनों क्रोमोसोम ही हमें कैसे चाहिए, डिफेक्टिव चाहिए हमें, जिनके पास दोनों के पास डिफेक्टिव एलील हो, उसे कहते हैं एक्स लिंक रिसेसिव डिसऑर्डर। वाई लिंक में भी ऐसा ही है, सेम जो हमने एक्स वाले में किया। अब बात करते हैं, यहाँ पे सीधा आपके डिसऑर्डर पे आते हैं, उसकी हेल्प से हमें अच्छे तरीके से यहाँ पे समझ में आ जाएगा केस से। तो यहाँ पे जैसे भी हमने यहाँ पे क्या कहा, हमारे पास कुछ लिस्ट है कौन कौन से मेंडेलियन डिसऑर्डर है। सबसे पहला है हीमोफीलिया, सिस्टिक फिब्रोसिस, सिकल सेल एनीमिया, कलर ब्लाइंडनेस, फिनाइलकीटोनुरिया और यहाँ पे आपका थैलेसीमिया। अब यहीं पे ऐसे मैं आपको नोट करके बता देती हूँ, आप यहीं पे नोट कर लो। हमारे पास जो हीमोफीलिया है, ये कैसा डिसऑर्डर होता है, सेक्स लिंक्ड होता है, और सेक्स लिंक्ड होने के साथ साथ ये कैसा डिसऑर्डर है, रिसेसिव डिसऑर्डर है। और सेक्स लिंक्ड भी कौन सा होता है, एक्स सेक्स लिंक्ड होता है। इसके अलावा जो एक कलर ब्लाइंडनेस है, कलर ब्लाइंडनेस भी कैसा डिसऑर्डर होता है, एक्स सेक्स लिंक्ड होता है, और ये भी कैसा है, रिसेसिव ही डिसऑर्डर है, सॉरी रिसेसिव ऑर्डर लिखा है, डिसऑर्डर। इसके अलावा जो सिस्टिक फिब्रोसिस है, सिकल सेल एनीमिया, फिनाइलकीटोनुरिया, थैलेसीमिया, ये सारे कैसे डिसऑर्डर होते हैं, ये सारे होते हैं ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर। इसमें से कोई भी यहाँ पर डोमिनेटिव डिसऑर्डर है ही नहीं। अब बात करते हैं सबसे पहले इस हीमोफीलिया के बारे में, ठीक है, तो कॉपी पेन लेके बैठ जाइए, क्योंकि अभी हमें यहाँ पे सारी प्रॉब्लम्स ही सॉल्व करनी है। सॉरी, सबसे पहले आपका कलर ब्लाइंडनेस आ गया, तो यहाँ पे सबसे पहले बात करते हैं कलर ब्लाइंडनेस के बारे में। अब एक कलर ब्लाइंडनेस हमने क्या कहा, क्या होता है, एक डिसऑर्डर होता है। सबसे पहले तो ये जान लेते हैं कि इस डिसऑर्डर में होता क्या है। आपने प्लस 1 क्लास में किया होगा, जब हमने आई वाला चैप्टर हम करते हैं, तो हमने कहा था वहां पे कि हमारे पास क्या होते हैं, कुछ कौन सेल होते हैं, रॉड एंड कॉन सेल्स होते हैं, और ये जो कॉन सेल होते हैं वो क्या करते हैं, डिफरेंशिएट कर पाते हैं कलर को। रॉड सेल तो रात के टाइम पे एक्टिव होते हैं, इसलिए वो कलर के अंदर डिफरेंशिएशन करने के लिए नहीं होते, कौन सेल्स होते हैं। अभी कौन सेल भी 3 टाइप के होते हैं, जैसे हमारे पास रेड कॉन सेल होता है, ग्रीन कॉन सेल होता है और ब्लू कॉन सेल होता है, जो हमें कलर को यहाँ पे डिफरेंशिएट करने में हेल्प करता है। अब
कलर ब्लाइंडनेस में क्या होता है, जो आपके एनसीईआरटी के अंदर मेंशन है कि जो भी एक पर्सन होता है उस रेड कलर को और ग्रीन कलर को यहाँ पे डिफरेंशिएट नहीं कर पाता है। उनके कौन सेल के अंदर प्रॉब्लम आ जाती है, कौन सेल के अंदर, रेड कौन सेल और ग्रीन कौन सेल के अंदर। समझ आ रहा है? रॉड सेल एकदम नॉर्मल होता है, तो यहाँ पे वो उसको डिफरेंशिएट नहीं कर पाते, डिस्क्रिमिनेट नहीं कर पाते कि कौन सा रेड है कौन सा ग्रीन है। उन्हें एक्चुअली यहाँ पे ग्रे कलर और थोड़ा आपका ब्लैकिश सा नजर आता है। इसीलिए जब हम ड्राइविंग टेस्ट देते हैं तो उससे पहले कुछ फॉर्म फिल किया जाता है, उसमें आई टेस्ट भी होता है। तो बहुत सारे पर्सन जस्ट ओनली इसीलिए ड्राइव नहीं कर पाते क्योंकि वो कहते हैं कि आपको कलर ब्लाइंडनेस है, क्योंकि वो वहां पे वो कलर को डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहे। अब ये ऐसा क्यों हो रहा है, इसका रीजन क्या है, उसके बारे में यहाँ पे बात करते हैं। तो पहली बात तो कलर ब्लाइंडनेस क्या होता है, इसमें क्या हो रहा है, अभी इस पहली लाइन को छोड़ दो, उसको बाद में डिस्कस करेंगे। क्या हो गया, डिफेक्ट आ गया है किसके अंदर, in either red or the green cone of the eye, resulting in failure to discriminate between the red and the green color. अब ऐसा क्यों हुआ है, तो रीजन क्या है, ये डिफेक्ट हमें क्यों नजर आता है, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, म्यूटेशन हो जाता है। अब कहां पर म्यूटेशन हुआ है, ऐसी जीन्स के अंदर म्यूटेशन हुआ है जो किसको इनकोड कर रही थी, कौन को इनकोड कर रही थी। लेकिन अब हमने देखा कि हमारे पास ये जो रेड कोन है और जो ग्रीन कोन है, इसकी जीन कहाँ प्रेजेंट होती है, हमारे एक्स क्रोमोसोम पे प्रेजेंट होती है। और कौन सा एक्स क्रोमोसोम, सेक्स एक्स क्रोमोसोम। इसीलिए हमने कहा कि ये डिसऑर्डर कैसा है, सेक्स लिंक्ड है, मतलब सेक्स क्रोमोसोम के साथ लिंक है। और कैसा है, रिसेसिव डिसऑर्डर है। मतलब अगर हम चाहते हैं कि फीमेल को ये डिसऑर्डर हो, तो उस केस में उनके जो दोनों एक्स क्रोमोसोम है, जब दोनों एक्स क्रोमोसोम हमारे पास ये डिफेक्टिव एलील कंटेन करेंगे ना, तभी क्या होगी, वो यहाँ पे डिफेक्टिव होगी। अदरवाइज मान लेते हैं कि एक एक्स नॉर्मल था और दूसरा वाला क्या है, डिफेक्टिव है, तो उस केस में वो कैरियर होगी, लेकिन क्या होगा, नॉर्मल होगा। अब अगेन ये दूसरा वाला डेटा है, काफी इंपॉर्टेंट है। वो क्या बोल रहा है, इट अकर इन अबाउट 8% ऑफ मेल बट ओनली अबाउट 0.4% ऑफ फीमेल। अब इसका मतलब क्या है, वो क्या हमें कह रहा है कि सोचो मेल में 8% हो रही है ये वाली बीमारी, और फीमेल में कितनी है, 0.4% है, बहुत कम है। अब इसका रीजन क्या है, इसको समझते हैं यहाँ पे। ठीक है, ये समझ आ गया आपको। पहले ये आपको लर्न रखना है कि कैसा डिसऑर्डर है, सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर है। उसके बाद 8% मेल में होता है और 0.4% क्या होता है, फीमेल में होता है। अब यहाँ पे जितनी भी आगे वाली थ्योरी, इसको भी यहाँ पे समझते हैं, उसकी हेल्प से आपको समझ में आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, कॉपी पेन ले लिया, कॉपी पेन तो लेना ही पड़ेगा, उसके बिना कैसे ये सॉल्व होगा, फिर हम लेकर आओ। असीमता, आपने भी प्लीज ओपन कर लो अपनी कॉपी पेन। तो अभी हम सबसे पहले कौन सी डिजीज कर रहे हैं, सबसे पहले हम डिजीज कर रहे हैं यहाँ पे कलर ब्लाइंडनेस के बारे में, जो कैसा डिसऑर्डर है, एक्स सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर है। मतलब ये जो कौन सेल है, रिसेसिव डिसऑर्डर है। अब बात करते हैं यहाँ पे सबसे पहले मेल की। जो मेल होते हैं, मेल के पास सेक्स क्रोमोसोम कौन कौन से होते हैं, एक एक्स होता है, दूसरा वाई होता है। जो फीमेल है उनके पास सेक्स क्रोमोसोम एक एक्स होता है, दूसरा क्या होता है, वाई होता है। अब यहाँ पे इसको इस तरीके से बना लेते हैं ताकि समझना इजी हो जाए। एक एक्स क्रोमोसोम है और दूसरा क्या है, वाई है। वाई क्रोमोसोम आपको पता है छोटा होता है काफी ज्यादा, ये वाई है। और फीमेल के अंदर दोनों क्या होते हैं, यहाँ पे एक्स और एक्स क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं। अब हमने क्या बात की कि हमारे पास जो
रेड कौन सेल है और दूसरा कौन सा था? ग्रीन ग्रीन कौन सेल है। इनकी जो जीन होती है वो कहाँ प्रेजेंट होती है? इस एक्स क्रोमोसोम पे प्रेजेंट होती है, जो जिसको मैं यहाँ पे मार्क कर रही हूँ। तो हमारे पास ये जो रेड कॉर्न सेल है और जो ग्रीन कॉर्न सेल है, इसकी जीन्स कहाँ प्रेजेंट है? सेक्स क्रोमोसोम पे प्रेजेंट है। लेकिन अगर हम मेल की बात करते हैं, मेल के पास तो एक ही एक्स है, वाई के पास तो कोई जीन होती ही नहीं है कॉर्न सेल के लिए, तो इनके पास के एक ही जीन यहाँ पे एक ही जीन प्रेजेंट है। अब हमने क्या देखा कि मेल के पास एक ही जीन प्रेजेंट है। अब सोचो अगर इसके अंदर डिफेक्ट आ गया यहाँ पे, मान लेते नहीं, देखो जब ये नॉर्मल है, जीन पहला कैसे नॉर्मल है, तो उस केस में मेल भी क्या होने वाला है? नॉर्मल ही होने वाला है, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। लेकिन जब ये वाली जो जीन आपकी क्या हो गई है, यहाँ पे डिफेक्टिव हो गई है, तो उस केस में क्या होगा? ये जो मेल होगा वो क्या करेगा? यहाँ पे सफर करेगा। क्यों? क्योंकि इसके साथ देखिए यहाँ पे Y के पास कोई जीन है ही नहीं, यहाँ पे ओनली वन ही एक्स क्रोमोसोम है और उसके पास ही वो जीन क्या हो गई? डिफेक्ट हो गई है। लेकिन अगर हम फीमेल की बात करते हैं, पहला केस हमें मान के चलते हैं कि फीमेल का जो एक्स क्रोमोसोम था, इनके पास जो जीन है, एक यहाँ पे नॉर्मल है और दूसरी वाली यहाँ पे क्या है? खराब है, मतलब डिफेक्टिव है। अब इस केस में हमने क्या देखा कि फीमेल के पास यहाँ पे देखिए एक नॉर्मल थी, एक डिफेक्टिव थी, बट उस केस में भी वो फीमेल यहाँ पे क्या शो कर रही है? नॉर्मल शो कर रही है, मतलब वो यहाँ पे इस कलर ब्लाइंडनेस से सफर नहीं कर रही है। तो उस केस में हम बोलते हैं कि फीमेल क्या है? नॉर्मल है, बट क्या क्या है? कैरियर है। अब उसके बाद अब अगर इसकी दोनों ही एलील, ये वाली तो नॉर्मल थी, दूसरी वाली डिफेक्टिव थी, अगर ये वाली भी डिफेक्टिव हो जाती तो उस केस में क्या होता? ये फीमेल क्या करती? सफर करती यहाँ पे। तो यहाँ पे दोनों ही एलील हमें क्या चाहिए? डिफेक्टिव चाहिए, क्या शो करने के लिए? कलर ब्लाइंडनेस शो करने के लिए। तो इसीलिए हम कहते हैं कि ये कैसा डिसऑर्डर है? रिसेसिव डिसऑर्डर है। मतलब रिसेसिव का मतलब क्या होता है? जब कोई चीज कब एक्सप्रेस होती है? इन द होमोजाइगस कंडीशन। तो आप खुद ही देखो यहाँ पे जो फीमेल है, जब वो आपकी कैरियर है, कैरियर कौन सी वाली कंडीशन में होती है? आपकी हेट्रोजाइगस कंडीशन में। तो हेट्रोजाइगस कंडीशन में वो क्या है? नॉर्मल है। लेकिन जब दोनों ही एलील यहाँ पे क्या है? डिफेक्टिव है, तो उस केस में क्या हो रहा है यहाँ पे? मतलब वो होमोजाइगस कंडीशन में उस टाइम पे वहां पे सफर कर रही है। अब यहाँ पे इसका केस मान के चलते हैं, ये मान लेते हैं यहाँ पे पहला केस कि जो हमारा मेल जो है, मान लेते हैं कि मेल यहाँ पे नॉर्मल है, मैं यहाँ पे खुद ही बना रही हूँ, उसको खुद ही करोगे। मेल क्या है? नॉर्मल है। और यहाँ पे जो फीमेल है, पहला केस हम मान के चल रहे हैं कि वो क्या है? कैरियर है किस चीज के लिए? फॉर द कलर ब्लाइंडनेस। तो आप मुझे बताइए कि अगर यहाँ पे इस मेल और फीमेल की यहाँ पे मेटिंग हो जाती है, तो इनके जो बच्चे होंगे उनके पास क्या क्या प्रोबेबिलिटी आएगी कि वो बच्चा क्या होगा? कलर ब्लाइंड होगा या नहीं होगा? किसकी? कलर ब्लाइंड होगा और लड़का होगा। ठीक है, असीम काम कर रहे हो? और एक फीमेल डॉटर कैरियर रहेगी, बाकी दोनों बच्चे। तो यहाँ पे देखते हैं कि देखिए ये जो हमारे पास जो मेल है वो क्या है? हमने कहा नॉर्मल है। तो नॉर्मल का मतलब है कि एक जो एक्स क्रोमोसोम है वो नॉर्मल है और यहाँ पे वाई वाला तो था ही नॉर्मल, इसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। जो फीमेल है उनके दोनों ही कैरियर का मतलब क्या है? एक एक्स क्रोमोसोम क्या है? नॉर्मल है और दूसरा क्या है यहाँ पे? आपका डिफेक्टिव है। तो यहाँ पे जो सेकंड वाला है इसके अंदर प्रॉब्लम है, तो ये वाला नॉर्मल और ये वाला डिफेक्टिव। तो इस केस में भी हमने क्या देखा? ये फीमेल भी कैसी है? नॉर्मल ही है, लेकिन क्या करिए? जीन कैरी कर रही है, तो इसलिए हमने इसको बोल दिया ये कैरियर है। अब जब इनके ऑफस्प्रिंग होगी, अब देखिए यहाँ पे जो फीमेल बन रही है ये वाली नॉर्मल होगी फीमेल, क्योंकि इनके पास का जीनोटाइप होगा, एक एक्स होगा, दूसरा क्या होगा? एक्सएन, मतलब नॉर्मल। दूसरा केस क्या होगा? यहाँ पे ये फादर जो है, मतलब जो मेल जो है वो एक सिंगल एक्स क्रोमोसोम दे रहा है जो क्या है? नॉर्मल है। अब यहाँ पे देखिए फीमेल वाले से भले यहाँ पे डिफेक्टिव वाला आ भी रहा है, यहाँ पे एबनॉर्मल वाला आ रहा है, उसके बावजूद भी ये वाली जो फीमेल होगी वो क्या होगी? नॉर्मल होगी। लेकिन अब यहाँ पे देखिए क्या होने वाला है जब मेल बनेंगे, तो यहाँ पे जो मेल जो होगा, अब इस फीमेल के पास एक एक्स क्रोमोसोम तो नॉर्मल है लेकिन दूसरा कैसा है? डिफेक्टिव है। तो इस केस में क्या हुआ कि
अब मेल तो लड़की को वाई देगा ना, एक्स तो नहीं देगा अपना। तो यहाँ पे जब ये एक लड़का बना तो 50% बॉय तो यहाँ पे कैसे बन गए, नॉर्मल, क्योंकि एक एक्स क्रोमोसोम तो यहाँ पे आपका नॉर्मल वाला था। लेकिन सेकंड वाला देखिए कि जब अगर ये फीमेल अगर उनका क्या कंटेन कर रहा है, ये डिफेक्टिव वाली एलील को कंटेन कर रहा है और यहाँ से वाई आता है, तो इस केस में क्या होगा, ये बॉय कैसे होने वाला है यहाँ पे, नॉर्मल। तो यहाँ पे सॉरी डिफेक्टिव। तो हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि जब हमारे पास ये फीमेल क्या है, कैरियर है, तो और मेल यहाँ पे क्या है, नॉर्मल है। उस केस में यहाँ पे जितनी भी फीमेल आएगी वो सारी कैसी आई है, नॉर्मल आई है। लेकिन सोचो उसके बावजूद भी यहाँ के मेल कैसे आ रहे हैं, नॉर्मल प्लस और यहाँ पे डिफेक्टिव, मतलब 50-50% चांस है। मतलब 50% बॉयज यहाँ पे नॉर्मल होंगे, 50% कैसे होंगे, कलर ब्लाइंड होंगे। लेकिन फीमेल यहाँ पे 100% क्या आने वाली है, नॉर्मल आने वाली है। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि जो डिजीज जो है वो यहाँ पे ज्यादा किसको पास हो रही है, यहाँ पे वो बॉयज को पास हो रही है। अब चलो एक केस और मान लेते हैं। पहला केस हमने कहा कि फीमेल यहाँ पे कैरियर थी, अब मेल तो कभी कैरियर हो ही नहीं सकता है, ठीक है। अब मान लेते हैं कि अगर मेल यहाँ पे डिफेक्टिव है, ये वाला केस मान के चलते हैं कि मेल क्या अगर डिफेक्टिव है, मेल डिफेक्टिव मान लो एक एक्स, ये क्या होगा डिफेक्टिव, यहाँ पे सी लिख देते हैं, सी का मतलब है कलर ब्लाइंड, और दूसरा क्या है वाई, इसके पास तो होती है, और फीमेल क्या यहाँ पे नॉर्मल है। नहीं अब यहाँ पे देखिए ना कि जो हमारा मेल है, मेल यहाँ पे क्या है, डिफेक्टिव है, मतलब कलर ब्लाइंड है, और यहाँ पे ये फीमेल भी क्या है, फीमेल नॉर्मल है यहाँ पे। तो अब देखिए यहाँ पे क्या होने वाला है, यहाँ पे सारी फीमेल क्या होगी, कैरी होगी, बट यहाँ पे कोई भी डिफेक्टिव नहीं है। तो यहाँ पे सोचो कि फीमेल डिफेक्टिव है तब भी लड़कियां नॉर्मल है, अगर मेल यहाँ पे डिफेक्टिव है तब भी यहाँ पे सारी फीमेल नॉर्मल ही है। समझ में आ रहा है सीन था आपको? ये देखिए यहाँ पे दो तरह के गैमेट्स बनेंगे ना, एक्सी वाला मतलब स्पर्म एक्सी वाला हो सकता है और स्पर्म यहाँ पे वाई वाला हो सकता है, लेकिन सारे एग तो यहाँ पे एक्स वाले ही होंगे। तो जब यहाँ पे इनका फ्यूजन होगा तो ये वाला देखिए एक्सी और एक्स, ये कैसे होने वाला है, नॉर्मल फीमेल होगी बट क्या होगी, कैरियर होगी। सेकंड वाला ये भी, सारी फीमेल यहाँ पे नॉर्मल ही होने वाली है बट कैरियर होंगी सारी की सारी नॉर्मल। और मेल देखिए, मेल यहाँ पे सारी नॉर्मल है। ठीक है, समझ आया आपको? ये वाला मेल यस मैम। एक्स वाई और यहाँ पे एक्स वाई। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये जो ज्यादा डिजीज किसके अंदर देखने को मिल रही है, हमें मेल के अंदर देखने को मिल रही है। अब एनसीईआरटी के अंदर जो एग्जांपल दिया है उसको भी यहाँ पे कर ही लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्या वो बोल रहा है आगे कि हमने यहाँ पे क्या बात की थी कि 8% मेल में होती है ये बीमारी और 0.4% किसमें होती है, फीमेल में देखने को हमें ये मिलता है। सो दिस इज बिकॉज द जीन दैट लेड टू रेड ग्रीन कलर blindness are on the X chromosome. So male have only one X chromosome. मेल के पास एक ही X क्रोमोसोम है, लेकिन फीमेल के पास क्या है, 2 X क्रोमोसोम है। तो ये जो सन जो होगा, the son of a woman who carries the gene has a 50% chance of being colorblind. ये क्या समझ आ रहा है? करके देखते हैं इसको। ये क्या बोल रहा है, the son of a woman, मतलब फीमेल है, वुमन है, ये क्या है, कैरियर है ना, कैरी करिए जीन एज ए 50%, मतलब ये आपकी फीमेल के यहाँ पे कैरियर है। तो यहाँ पे वो क्या बोलेंगे, जो सन जो होगा उनके पास क्या होंगे, 50% चांस होगा कलर ब्लाइंड होने का। यही वाला केस क्या है हमने, हाँ। लेकिन सोचो इस केस में क्या हो रहा है, मदर खुद, द मदर इज नॉट हरसेल्फ कलर ब्लाइंड बिकॉज द जीन इज रिसेसिव। सोचो ये फीमेल खुद यहाँ पे नॉर्मल होने के साथ बच्चों को यहाँ पे डिफेक्टिव पैदा कर रही है। तो इसीलिए हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि ये मेल के अंदर ज्यादा होती है। That means that its effect is suppressed by her matching dominate the normal gene, मतलब जो ये कैरियर वाली है। A daughter will not normally be colorblind unless her father is a carrier and her father is a colorblind। अब इसको करके देखते हैं यहाँ पे, जो ये लास्ट वाली लाइन बोली है कि यहाँ पे जो डॉटर क्या होगी, will not be normal। नॉर्मल का मतलब है कि वो यहाँ पे कलर ब्लाइंड कब होने वाली है, जब उनकी मदर क्या होगी, मदर कैरियर होगी, तो फादर क्या होगा यहाँ पे, कलर ब्लाइंड होगा। इसको करके देख लेते हैं, मदर क्या है, कलर ब्लाइंड, और फादर क्या है, सॉरी मदर कैरियर है और फादर क्या है, कलर ब्लाइंड है।
तब भी यहाँ पे ऐसे 50-50% चांस होंगे। ये वाला भी जैसे हमने कर ही लिया ना, नहीं ये वाला कर लेते हैं। यही वाला देखिए हमने क्या कहा था, फादर क्या होगा, जब फादर कलर ब्लाइंड होगा और फीमेल क्या होने वाली, कैरियर होने वाली। तो अगर यहाँ पे फीमेल अगर कैरियर होगी, मान लेते हैं ये आपका कैरियर वाला है, तो इस केस में ये वाली देखो, ये वाली फीमेल तो अभी भी नॉर्मल है, लेकिन ये वाली कैरियर हो, ये वाली हो जाएगी आपकी कलर ब्लाइंड। और यहाँ पे मैं बनाऊं, चलो यहाँ पे नहीं बना देते हैं। जो यहाँ पे जो मेल था, मेल हमने क्या कहा था, क्या है, कलर ब्लाइंड, मतलब एक्सी और वाई, और फीमेल कैसी थी, कैरियर एक्सी और एक्स, मतलब तो यहाँ पे देखिए इसको गैमेट्स बना दो, सेपरेट कर दो एलील को, क्रोमोसोम को, एक वाई है और दूसरा एक्सी है। फीमेल के जितने भी एग होंगे 50% एग यहाँ पे ये कैरियर वाली एलील कंटेन करेंगे, मतलब डिफेक्टिव वाली, और 50% एग यहाँ पे नॉर्मल एक्स एलील को कंटेन करेंगे। अब यहाँ पे जब इनके ऑफस्प्रिंग बनेंगे तो एक ये वाला बनेगा, ये वाली फीमेल कैसे होने वाली है, दोनों एलील क्या है, डिफेक्टिव है, तो यहाँ पे ये फीमेल होगी कलर ब्लाइंड। लेकिन दूसरी वाली फीमेल देखिए, ये वाली, ये कैसी होगी, कैरियर होगी, लेकिन क्या होने वाली है, नॉर्मल होगी। इसके बाद अगर हम यहाँ पे मेल को देखें, तो यहाँ पे देखिए मेल एक्सी वाई, ये मेल क्या होगा, यहाँ पे कलर ब्लाइंड होगा, और दूसरा वाला मेल ये वाला एक्स और वाई, ये यहाँ पे क्या होगा, ये नॉर्मल होगा। तो मेल 50% मेल यहाँ पे नॉर्मल है और 50% मेल यहाँ पे क्या है, कलर ब्लाइंड। फीमेल के केस में वही है कि फीमेल के केस में यहाँ पे 50% फीमेल कलर ब्लाइंड और 50% यहाँ पे नॉर्मल, मतलब यहाँ पे कैरियर। तो यहाँ पे कहने का मतलब यहाँ पे क्या है कि जब फीमेल कैरियर होगी तो फीमेल के कैरियर होने की वजह से, मतलब सिंपल सी बात ये कि अगर हम एक लड़की को यहाँ पे कलर ब्लाइंड करना चाहते हैं ना, तो एक कैरियर और दूसरा यहाँ पे कलर ब्लाइंड होना ही होना चाहिए। अदरवाइज अगर मान लेते कि कोई एक ही यहाँ पे बस कलर ब्लाइंड है और दूसरा वाला नॉर्मल है, तो उस केस में कभी भी फीमेल यहाँ पे सफर नहीं करेगी, लेकिन मेल के चांसेस हमेशा यहाँ पे ज्यादा ही है। समझ आ गया, क्लियर हो गया ना। अब दूसरा हमारा एक यहाँ पे डिसऑर्डर है जिसको बोलते हैं हीमोफीलिया। अब अगर आपको ये वाला क्रॉस समझ आ गया, अगले वाला भी वही वाला है, ठीक है। अगले वाला हमारे पास डिसऑर्डर है हीमोफीलिया। तो प्लीज आप इसको अपनी कॉपी में अच्छी तरीके से नोट कर लो, कलर ब्लाइंडनेस और आपका हीमोफीलिया दोनों ही सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर है। तो यहाँ पे जैसे जैसे क्रॉस हमने इसके लिए बनाए थे, वहां पर भी सेम वही चांसेस है। और कलर ब्लाइंड होने के चांसेस मेल में 60% है, सॉरी 8% है, और फीमेल में 0.4% है जेनेटिकली। तो यहाँ पर भी वही सारे रीजन होने वाले हैं और कुछ नहीं होगा यहाँ, ठीक है। अब इस हीमोफीलिया में होता क्या है, हमने नॉर्मली देखा कि जब भी हमारे ब्लड वेसल्स के अंदर कोई भी कट लग जाता है, ये नॉर्मल ब्लड वेसल है, कट लगा तो कट के बाद क्या होता है, क्लॉटिंग, ये देख पा रहे हो, सील हो जाते हैं हमारे ब्लड वेसल। तो ये क्या होता है, हेल्थी इंडिविजुअल्स होते हैं। बट हीमोफीलिया में क्या होता है, यहाँ पे नॉर्मल ब्लड वेसल थे, हेमोरेज मतलब यहाँ पे कट लगा और कट होने के बाद भी क्या हो रहा है, इनएबिलिटी टू क्लॉट, मतलब यहाँ पे क्लॉट का फॉर्मेशन होता ही नहीं है, एक माइनर सा कट लगने के बाद भी, इसको बोलते हैं हीमोफीलिया। अब ये हीमोफीलिया भी क्या होता है, जेनेटिक डिसऑर्डर ही होता है। और जेनेटिक डिसऑर्डर होने के साथ कैसा डिसऑर्डर है, सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर है, जो हम क्या देखते हैं कैसे ट्रांसमिट होता है, unaffected carrier female to some of the male progeny has been widely studied। जो अभी हमने यहाँ पे क्रॉस बना के देखे, जो हमने यहाँ पे कलर ब्लाइंडनेस के लिए सारे क्रॉस बनाए हैं, वो सारे एप्लीकेबल होते हैं हीमोफीलिया के ऊपर। अब एक्चुअली जो हमारे पास एक हीमोफीलिया डिसऑर्डर है ना, इसको हम रॉयल डिजीज भी बोलते हैं। अब रॉयल डिजीज क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे देखिए जो हमारे पास क्वीन विक्टोरिया है, सबने नाम सुना होगा इनका, सुना है, आपको पता है कि हीमोफीलिया के लिए कैरियर थे, और इनके मोस्टली जो बच्चे पैदा हो रहे थे आगे, वो सारे जो लड़के पैदा हुए सारे डिफेक्टिव पैदा हो रहे थे। तो ये बहुत बाद में पता चला कि यहाँ पे जो क्वीन विक्टोरिया है, ये खुद क्या है, हीमोफीलिक कैरियर है।
सोचो ये खुद वो नहीं थी, मतलब ये कुछ सफर नहीं करी थी हीमोफीलिया से, लेकिन हीमोफीलिया क्या थी, कैरियर थी। तो यहाँ पे क्या है, जो फैमिली पेडिग्री अगर हम देखें क्वीन विक्टोरिया की, तो वो क्या शो करता है, नंबर ऑफ हीमोफिलिक डिसेंडेंट। डिसेंडेंट होता है आगे की जो प्रोजेनी, जो मतलब जो नेक्स्ट जनरेशन है, एज शी वाज अ कैरियर ऑफ द डिजीज। तो ध्यान रखना, क्वीन विक्टोरिया खुद क्या थी, कैरियर थी, वो यहाँ पे नॉर्मल थी, वो यहाँ पे डिफेक्टेड नहीं थी, वो यहाँ पे हीमोफिलिक नहीं थी। हाँ, लेकिन यहाँ पे जो उनके जो बच्चे पैदा हो रहे थे, डिसेंडेंट पैदा हो रहे थे, उस केस में क्या था, उनके ज्यादातर लड़के वहां पे कैसे पैदा हो रहे थे, हीमोफिलिक। क्योंकि देखिए वो तो रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन होता है ना, क्योंकि जब ये क्वीन विक्टोरिया एग बना रही है तो 50% एग क्या कंटेन करेगा, हीमोफिलिक वाली एलील, और 50% वहां पे नॉर्मल वाली करेगा। ठीक है, समझ आ रहा है आपको असीमता? अब यहाँ पे बात करते हैं कि जैसे हमने कहा हीमोफीलिया क्या है, कि जब भी कोई माइनर सा कट लग गया वहां पे ब्लड रुकता ही नहीं है, क्लॉट ही नहीं हो पाता। अब आपने प्लस 2 क्लास में क्लॉटिंग का पूरा मैकेनिज्म किया होगा, याद है कि जो हमारा ब्लड होता है, प्लाज्मा में बहुत सारे क्लॉटिंग फैक्टर होते हैं जो क्या करते हैं, क्लॉट करने में हेल्प करते हैं। अब यहाँ पर क्या होता है, वो क्लॉटिंग फैक्टर के अंदर ही म्यूटेशन हो जाता है, और वो क्लॉटिंग फैक्टर की जीन कहाँ प्रेजेंट होती है, सेक्स क्रोमोसोम पे प्रेजेंट होती है, एक्स पे। तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा गया है, इसलिए तो फिर मेल के अंदर ज्यादा हो रही है ना। इस डिजीज में क्या है, a single protein that is a part of cascade of protein involved in clotting of blood is affected। मतलब बहुत सारे क्लॉटिंग फैक्टर जो मतलब जो क्या काम करवाते हैं, ब्लड मतलब जब भी कोई इंजरी हो जाती है ब्लड को कट करने में हेल्प करते हैं, उनके अंदर क्या होता है, यहाँ पे उनके अंदर म्यूटेशन हो जाता है। सो ड्यू टू this an affected individual a simple cut will result in the non stop bleeding। ब्लीडिंग रुकती ही नहीं है। तो यहाँ पे पूरा पैराग्राफ ये लिखा गया है जो भी हमने किया वहां पे। यहाँ पे जो हेट्रोजाइगस फीमेल होगी, हेट्रोजाइगस फीमेल का मतलब क्या है, कैरियर। हेट्रोजाइगस कंडीशन कौन सी होती है, जब एक नॉर्मल है और दूसरी वाली क्या है, यहाँ पे आपकी कैरी कर रही है, हीमोफिलिक है, एच लिख देते हैं। फॉर हीमोफिलिया मे ट्रांसमिट द डिजीज टू द सन। तो यहाँ पे जितनी भी फीमेल कैरियर होगी वो सारी क्या करेगी, 50% यहाँ पे डिजीज ट्रांसफर करेगी अपने सन को। द पॉसिबिलिटी ऑफ अ फीमेल बिकमिंग अ हीमोफिलिक इज एक्सट्रीमली रेयर, वो बहुत ही रेयर है, बिकॉज मदर ऑफ सच अ फीमेल हैज टू बी लीस्ट कैरियर, वो कैरियर जरूर होगी और फादर शुड बी हीमोफिलिक। वही है पिछले वाली बात, समझ आ गया सीनता? हीमोफिलिक yes मैम। अब इसके बाद आपके सिक्टल सेल एनीमिया। इससे पहले लेकिन हमें आपका एक टॉपिक करना है, इसको बोलते हैं क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस। सुना है आपने? क्रिस क्रॉस सुना है? क्योंकि एक्चुअली इस पे ना आपके 17 की 60 में कुछ क्वेश्चन आए थे, उन्होंने वहां पे इस तरीके से बनाया था, शायद मैंने आपको दिखाया भी था। यहाँ पे इस तरीके से दिखाया गया था, एक पाई चार्ट बनाया था, एक यहाँ पे फीमेल थी और एक यहाँ पे मेल था। यहाँ पे बनाया था डॉटर और यहाँ पे बनाया था सन। मेल से ऑर्डर ऐसे एरो ऐसे लगाया था और ये ऐसे लगाया था, और ये कहा था कि क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस शो कर रहे हैं। बताइए मतलब क्या मीनिंग होता है इसका? तो बिल्कुल। तो यहाँ पे देखिए क्या है, इसको आप नोट कर लीजिए, क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस क्या होता है। क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस क्या है? पहली बात तो क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस कौन शो करेगा, सारे एक्स सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर। अब ये क्या होता है, पहला केस का एक ही केस बनता है यहाँ पे, जो यहाँ पे फीमेल मान लेते हैं, फीमेल क्या है, नॉर्मल है, मतलब दोनों एक्स क्रोमोसोम क्या है, नॉर्मल है, और यहाँ पे जो मेल है वो क्या है, वो यहाँ पे डिफेक्टिव है। कलर ब्लाइंडनेस क्या, हीमोफिलिक वाली मान लेते हैं, मैं यहाँ पे एच लिख देती हूँ। एच का मतलब क्या है कि यहाँ पे जो उनका एक्स क्रोमोसोम है वो क्या कैरी कर रहा है, हीमोफिलिक वाली जीन कर रहा है, और यहाँ पे क्या वाई है। तो ये फीमेल क्या है, नॉर्मल है, और ये मेल क्या है, यहाँ पे हीमोफिलिक है, सफर कर रहा है।
अब जब ये फीमेल, ये जो नॉर्मल फीमेल है, जब यहाँ पे एग बनाएगी तो इनके सारे एग तो नॉर्मल ही होने वाले, वो सारे एग क्या कंटेन करेंगे, नॉर्मल एक्स क्रोमोसोम। लेकिन यहाँ पे जब ये मेल जो है, ये कौन है, ये मेल है, जब मेल यहाँ पे स्पर्म बनाएगा तो स्पर्म के पास क्या होने वाला है, ये वाला एक्स क्रोमोसोम भी जा सकता है जो खुद कैसा है, हीमोफिलिक है, और यहाँ पे वाई क्रोमोसोम भी जा सकता है स्पर्म के अंदर, कुछ भी हो सकता है। अब यहाँ पे इनका क्रॉस बना के देखिए, क्रॉस में क्या हुआ है, एग कैसा था यहाँ पे, एक्स, सारे के सारे एग कैसे थे, नॉर्मल एक्स वाले थे। अब इस केस में यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, फीमेल कैसे बन रही है, यहाँ पे कैरियर बनेगी, और यहाँ पे मेल कैसे बनेंगे, अब यहाँ पे देखना आगे आगे क्या होने वाला है, मेल क्या बनने वाले यहाँ पे, नॉर्मल बनने वाले हैं। लेकिन आप यहाँ पे एक चीज देख रहे हो कि यहाँ पे ये जो दोनों फीमेल बनी है, ये वाली फीमेल नॉर्मल है, दूसरी वाली फीमेल भी क्या है, नॉर्मल है, बट दोनों कैसे, कैरियर है, दोनों हीमोफिलिक वाली एलील कंटेन कर रही है। हाँ, तो देखो ये जो इसके पास ये जो एलील आई, ये किससे आई है, फादर से डॉटर में आई है, तो ये फीमेल क्या हो गई यहाँ पे, कैरियर हो गई है, और ये भी क्या हो गई है, कैरियर हो गई है। अब इसके बाद देखना यहाँ पे क्या होगा, यहीं पे थोड़ा सा पे जगह बना लेते हैं क्योंकि आगे फिर दोबारा इसको करना पड़ेगा। अब हमारे पास ये देखिए, जितनी भी फीमेल यहाँ पे बनी है 100% फीमेल आर नॉर्मल, बट वो क्या है, कैरियर जरूर है। अब यहाँ पे जो ये फीमेल है, इन्हीं का ही जीनोटाइप में यहाँ पे लिख रही हूँ, ये कैसी है, कैरियर है। अब इनकी शादी हो जाती है यहाँ पे एक नॉर्मल पर्सन के साथ, नॉर्मल मेल के साथ, XY के साथ। अब इनके बच्चे यहाँ पे करके देखिए क्या हो रहा है। तो यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, यहाँ पे जब ये फीमेल एग बनाएगी, एक एग आपका मतलब 50% एग यहाँ पे एक्स कैरी करेंगे, और 50% एग यहाँ पे क्या कर, सॉरी यहाँ पे एच लिखना था, हीमोफिलिक वाली कंटेन करेंगे। चलो हाँ बिल्कुल भी, लेकिन चलो एक ही एग्जांपल ले लें तो फिर समझने के लिए इजी रहना चाहिए। अब जो स्पर्म है, स्पर्म क्या करेंगे, या फिर एक्स कैरी करेंगे या फिर स्पर्म आपके वाई कैरी करेंगे, लेकिन सारे स्पर्म यहाँ पे नॉर्मल होने वाले हैं। अब अगर हम यहाँ पे अब इनकी प्रोजेनी यहाँ पे बना के देखते हैं, देखिए प्रोजेनी में यहाँ पे क्या होने वाला है, जो यहाँ पे फीमेल बनेगी XX नॉर्मल, और दूसरी फीमेल यहाँ पे ये वाली बनेगी XH, ये भी क्या होगी, नॉर्मल। अभी भी देखिए यहाँ पे जितनी फीमेल बनी है सारी नॉर्मल है, कोई भी अब तक यहाँ पे हीमोफिलिक या कलर ब्लाइंड नहीं है। लेकिन यहाँ पे अब मेल वाला केस देखो आप, जो यहाँ पे मेल बनेगा, एक तो ये वाला मेल बनेगा XH और Y, इसको हाईलाइट कर रही हूँ क्योंकि यही इंपॉर्टेंट है, ये वाला, ये देखिए ये मेल कैसा है, हीमोफिलिक है, या हीमोफिलिक होगा या फिर कलर ब्लाइंड होगा। दूसरा वाला एक मेल यहाँ पे नॉर्मल भी होने वाला है, ऐसी बात नहीं है, ये वाला थोड़ा सॉरी कुछ ज्यादा वो बन गया यहाँ पे, ये मेल क्या है, नॉर्मल है, लेकिन ये वाला मेल देखिए क्या यहाँ पे हीमोफिलिक हुआ है। अब ध्यान से देखिए, ये जो मेल यहाँ पे हीमोफिलिक हुआ है, ये किसकी वजह से हुआ है, इस फीमेल की वजह से। जो ये फीमेल है, इस फीमेल ने ही अपने सन को क्या दिया, यहाँ पे डिफेक्टिव एलील दी, और ये क्या बन गया, यहाँ पे हीमोफिलिक बन गया। लेकिन अभी तक भी सारी की सारी जीन्स कैसी नॉर्मल है, मतलब सारी फीमेल कैसी नॉर्मल है। अब ये मेल यहाँ पे हीमोफिलिक है, यहाँ पे कलर ब्लाइंड है, किसकी वजह से बना, इस फीमेल की वजह से। लेकिन ये इस फीमेल को ये एलील दी किसने थी, इसके फादर ने दी थी। अब यहाँ पे इसी को बोलते हैं क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस, मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, क्रिस क्रॉस हो रहा है, मतलब इस मेल ने दिया अपनी डॉटर को और डॉटर ने अपने दे दिया सन को। तो देखा क्रिस क्रॉस बन रहा है। तो ये जो क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस होता है हमें किसमें देखने को मिलता है, एक्स लिंक्ड आपका रिसेसिव डिसऑर्डर में देखने को मिलता है, जिसमें ये देखिए आपका, अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, जो आपकी फर्स्ट जनरेशन होगी, मतलब यहाँ पे इस मेल के यहाँ पे जितने भी बच्चे पैदा होने वाले हैं वो सारे नॉर्मल होंगे, लेकिन यहाँ पे इसका जो एक ग्रैंड सन होगा,
हाँ, तो ग्रैंडसन यहाँ पे सारे सॉरी 50% ग्रैंडसन यहाँ पे क्या होंगे, डिफेक्टिव होंगे। समझ आया आपको सीन का? क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस क्या है? यस मैम। ठीक है, नोट कर लिया इसको, याद रहेगा एग्जाम में। इसके बाद जो नेक्स्ट डिसऑर्डर है वो है सिकल सेल एनीमिया। ये कल हमने काफी अच्छे तरीके से किया था, याद है? आज दोबारा करना है, एनसीईआरटी वाला। जो ये सिकल सेल एनीमिया है, अब यहाँ पे देखिए ओनली 2 ही डिसऑर्डर आपके एनसीईआरटी में कैसे हैं, सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर है, एक आपका हीमोफीलिया और सेकंड हमारे पास कलर ब्लाइंडनेस। इसके अलावा बाकी अब जितनी भी लिस्ट ही देख रहे हो, सिस्टिक फिब्रोसिस, सिकल सेल एनीमिया, पीकेयू, थैलेसीमिया, ये सारे कैसे हैं, ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है। क्या थक गए हो? तो यहाँ पे देखिए सबसे पहला हमारे पास है सिकल सेल एनीमिया। कैसा डिसऑर्डर है? ऑटोसोम लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर है, जो ट्रांसमिट होता है पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग। अब यहाँ पे देखिए जो हमारे पास आपके सेक्स लिंक्ड डिसऑर्डर थे, उसमें हम बता सकते हैं कि मेल के अंदर चांसेस कितने हैं, फीमेल के अंदर कितने हैं। अब यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, मेल हो या फीमेल हो, सबके अंदर इक्वल प्रोबेबिलिटी है कोई भी डिजीज ट्रांसफर होने की। यहाँ पे मेल फीमेल को यहाँ पे कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं मिलने वाला है। तो कल ही हमने बात की थी कि जो ये सिकल सेल एनीमिया होता है, इसमें प्रॉब्लम क्या आती है। दोबारा एक बार डायग्राम देख लीजिए कि जो नॉर्मल पर्सन जो होता है, नॉर्मल पर्सन का जो हीमोग्लोबिन है, उनके अंदर उनके कैसे आरबीसी होते हैं, बाइकनकेव होते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे सिकल सेल में क्या होता है, ये देखिए यहाँ पे शेप देख रहे हो, पूरी चेंज ही हो गई है सिकल शेप की। तो रीजन क्या था, कल ही बात की थी हमने, रीजन क्या होता है इसका, रीजन होता है पॉइंट म्यूटेशन, याद है? और पॉइंट म्यूटेशन हमने क्या कहा था, एक सिंगल नाइट्रोजनस बेस के अंदर चेंज आना, सिंगल न्यूक्लियोटाइड के अंदर चेंज आना। ये देखें जो नॉर्मल हीमोग्लोबिन। अब एक चीज आपको और बता दूं, कल भी बताई थी ऐसे कि जो हीमोग्लोबिन होता है, वहां पे उस हीमोग्लोबिन के पास प्रोटीन की कितनी चेन होती है, 4 चेन होती है। 2 अल्फा चेन होती है और 2 क्या होती है, बीटा चेन होती है। तो यहाँ पे क्या होता है कि बीटा चेन के अंदर प्रॉब्लम आती है। ये देखिए नॉर्मल हीमोग्लोबिन के अंदर जो हमारे पास चेन थी, यहाँ पे एक्चुअली बहुत बड़ी चेन है, लेकिन यहाँ पे आप देखिए हमारे पास इसकी बीटा चेन दिखाई गई है कि बीटा चेन में यहाँ पे आपके 1 से लेके यहाँ पे 7 अमाइनो एसिड दिखाए गए हैं कि पहला अमाइनो एसिड है वैलिन, सेकंड है हिस्टिडीन, थर्ड है ल्यूसिन, फोर्थ है थ्रियोनिन, फिफ्थ है प्रोलिन, सिक्स्थ है आपका ग्लूटामिक एसिड और सेवंथ भी आपके हमारे पास ग्लूटामिक एसिड है। अब यहाँ पे जो ग्लूटामिक एसिड है, इसको एनकोड कौन कर रहा है, जीएजी। जो इन्फॉर्मेशन कहाँ पे, एमआरएनए के ऊपर है। लेकिन इस एमआरएनए को एनकोड करने वाला कौन है, ये डीएनए, जो यहाँ पे कौन है, सीटीसी है। तो सीटीसी का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा, जीएजी होगा। समझ आ गई ना बातें आपको? ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्या हुआ, जो पर्सन सिकल सेल एनीमिया से सफर कर रहा है, यहाँ पे अब इस वाले को देखिए, जो ये ऊपर दिखाया गया है ये हमारे पास डीएनए है, ये डीएनए के यहाँ पे 2 स्ट्रैंड दिखाए गए हैं। समझ आ रहा है आपको? अब नॉर्मल वाले में जीएजी था और जीएजी का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा, सीटीसी होगा। अब यहाँ पे देखिए जीबी वही है, जीबी वही, लेकिन बीच वाला देखिए ए किससे रिप्लेस हो गया, यहाँ पे टी से रिप्लेस हो गया, मतलब यहाँ पे सब्स्टिट्यूट हो गया है। अब जब यहाँ पर टी आ गया है तो इसके कॉम्प्लीमेंट्री में क्या आएगा, ए आएगा। और जब यहाँ पे एडेनिन आ गया है तो यहाँ पे एमआरएनए के ऊपर क्या आएगा, यू आ जाएगा, जीयूजी। और यहाँ पे कल भी हमने बात की थी कि जो जीएजी है ये एनकोड करता है ग्लूटामिक एसिड को और जीयूजी कोड करता है वेलिन। तो यहाँ पे देखिए ये हमारे पास हीमोग्लोबिन की चेन, ये क्या है, ये नॉर्मल है और ये वाली क्या है, एचबीएस, मतलब सिकल सेल से सफर कर रही है। ओनली पॉइंट म्यूटेशन होने की वजह से ग्लूटामिक एसिड को रिप्लेस कर दिया वैलिन ने और यहाँ पे क्या हुआ, शेप ही चेंज होगी हमारे आरबीसी की। तो ये भी कैसा डिसऑर्डर होता है, हमारे पास आपका ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर होता है। अब इसमें कैसे कैसे क्रॉस बनते हैं उसको भी देखते हैं, लेकिन पहले आप ये डायग्राम में देखिए। तो यहाँ पे क्या है, माइक्रोग्राफ ऑफ द आरबीसी एंड अमाइनो एसिड कंपोजिशन ऑफ द रेलेवेंट पोर्शन ऑफ द बीटा चेन ऑफ हीमोग्लोबिन। ध्यान रखना, कल भी बताया था बीटा चेन के अंदर प्रॉब्लम आती है। ये पहला वाला केस नॉर्मल इंडिविजुअल का है और सेकंड वाला केस क्या है,
सिकल सेल एनीमिया वाला केस है। अब ध्यान रखना एनसीईआरटी में कुछ भी पूछ सकते हैं, तो प्लीज असीमता इस सीक्वेंस को भी याद कर लेना। ऐसे तो नो डाउट इसमें सबसे इंपॉर्टेंट यही वाला है कि 6 पोजीशन पे जो ग्लूटामिक एसिड होता है, लेकिन अब एनसीईआरटी में मेंशन तो इसका सीक्वेंस भी पूछ सकते हैं, पहले पे कौन होता है, सेकंड पे, थर्ड में, फोर्थ में, फिफ्थ में कौन होता है, कौन से अमीनो एसिड्स होता है। ठीक है, अब इसकी थ्योरी करें यहाँ पे इसकी थ्योरी में वही लिखा गया है, जस्ट ओनली इसके जो केस लिखे ना यहाँ पे उसको यहाँ पे सॉल्व करके देख लेंगे कि वो यहाँ पे हो रहे हैं अप्लाई के लिए हो रहे हैं। केस ऐसे बोल दो ना, ऐसे सॉल्व कर लेंगे, पढ़ना पड़ेगा ना मुझे भी। तो यहाँ पे क्या है, पहली बात तो सिकल सेल एनीमिया कैसा डिसऑर्डर है, ऑटोसोम लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर है, that can be transmitted from parent to the offspring when both the partner are carrier for the gene, मतलब heterozygous condition। तो यहाँ पे ये डिजीज आपकी पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में कब ट्रांसफर होगी, जब दोनों ही कैरियर होंगे। आप करके देखो, पहले वाला केस मान के देखो कि वो क्या बोल रहा है कि ये डिजीज कब ट्रांसफर होगी, जब बोथ द पार्टनर क्या है, कैरियर है उस जीन के लिए, मतलब वो आपकी हेटेरोजाइगस कंडीशन में प्रेजेंट है। असीमता समझ आ रहा है? यहाँ पे दोनों ही कैरियर है, मतलब अभी हम किसकी बात कर रहे हैं, दोनों कैरियर। एक्चुअली यहाँ पे जितनी भी डिजीज आएंगी वो सारी यही पैटर्न फॉलो करेगी। हमने क्या कहा, दोनों पार्टनर क्या होने चाहिए यहाँ पे, कैरियर, और एक ऐसा डिसऑर्डर ऑटोसोम है, तो हम क्या मान के चलेंगे, दोनों XX है। अब मान लेते हैं कैरियर यहाँ पे C लिख देते हैं, C मतलब कैरियर दोनों। आपने कैसे करके देखा? मैंने होमोजाइगस कर दिया थी सारे इन्फेक्ट काट दो, 50-50 आ जाएगा फिर। तो यहाँ पे क्या होगा, देखिए ऑटोसोम है ना, अब मान लेते हैं ये मेल है और ये फीमेल है, सॉरी ये फीमेल है, ये मेल है, तो यहाँ पे क्या होगा, इस सेक्स के साथ ये कंबाइन हो सकता है। क्यों ऐसे मुश्किल लगता है? यही तो थोड़ी है, दोनों क्या हो रहा है, क्या कह रहे हो सीनता? कुछ नहीं मैम। नहीं बोलो बोलो। नहीं मैम, ऑटोसोमल हो गया, क्लियर, ठीक है मैम। एक्चुअली सॉरी, यहाँ पे मैंने सिंपल उसके लिए लिख दिया कि दोनों XX मतलब बाकी ऑटोसोम। आप यहाँ पे कुछ भी ले सकते हो, AB करके कर लो। तो यहाँ पे कहने का मतलब क्या है, ये वाला देखिए, यहाँ पे जब दोनों ही पार्टनर क्या है, कैरियर है, तब यहाँ पे कहीं जाके 25% प्रोबेबिलिटी बनती है कि 25 भी बनती है ना, 45 बनती है, 50 बनती है कि वो कैरियर है, और 25 बनती है कुछ भी नहीं है। अब बिल्कुल देखिए 25% यहाँ पे एकदम क्या है, नॉर्मल है, 50% यहाँ पे क्या आ रहे हैं, कैरियर आ रहे हैं, और 25% कैसे आ रहे हैं यहाँ पे, सिकल सेल आ रहे हैं। तो ये जब दोनों आपके कैरियर थे, दोनों कैरियर वाले केस में ही, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा गया है, अब इसको भी पढ़ लेते हैं। द डिजीज इज कंट्रोल्ड बाय सिंगल पेयर ऑफ एलील, सिंगल पेयर होता है एलील का जो उसे कंट्रोल करता है, जिसका इन्होंने नाम दे दिया है HBA और आपका HBS। अब यहाँ पे क्या है, HBA क्या है, नॉर्मल टाइप का है, और HBS क्या है, सिकल सेल टाइप का है। सो आउट ऑफ 3 पॉसिबल जीनोटाइप ओनली होमोजाइगस इंडिविजुअल, ये आपको लाइनें समझ में आ रही है कि देखिए यहाँ पे एक पर्सन के पास क्या क्या जीनोटाइप हो सकता है। देखिए पहला जीनोटाइप क्या है, HBA HBS। अभी HB क्या है कि हीमोग्लोबिन, A का मतलब है कि नॉर्मल है, S का मतलब है कि वो सिकल सेल्ड है। अब एक पर्सन नॉर्मल वाली भी कैरी कर रहा है, सिकल सेल वाली भी कैरी कर रहा है, तो ये कैसी कंडीशन होगी, हेटेरोजाइगस। तो इस कंडीशन में भी वो क्या है, नॉर्मल है, बट क्या है, कैरियर है। सेकंड केस यहाँ पे क्या बनता है कि HBS HBS। अब ये कंडीशन कैसी होगी, रिसेसिव, मतलब होमोजाइगस रिसेसिव। तो इस केस में हम क्या देखते हैं कि सिकल सेल्ड है, और ये वाले ऊपर वाली कंडीशन इस केस में क्या होती है, वो नॉर्मल थे। तो आप मुझे बताइए आवाज उसको देख के
क्या यहाँ पे ये रिसेसिव डिसऑर्डर होने से इसको फायदा नहीं मिल रहा है? लेकिन अगर सेकंड टाइप वाला है तो उनकी पूरी फैमिली हायरार्की इफेक्ट हो जाएगी। और ऊपर वाला तो फिर बन जाएंगे। नहीं सॉरी, हाँ ये नहीं, वही तो फायदा है ना यहाँ पे रिसेसिव डिसऑर्डर होने की वजह से। अब नहीं, अगर दूसरे वाला हो तो फिर एक फैमिली को नुकसान है। अगर दूसरे वाला हो तो नुकसान है। तो वही तो हमने कहा था उस टाइम पे। अब ये कह रहा मतलब हर चीज के अपने प्रोज एंड कॉन्स हैं। ये कह रहा था। आपने कहा था कि नहीं वो डिपेंड करता है उसके ऊपर। अब ज्यादा चलो उधर हो गया, डोमिनेंट वाला साइड हो गया। अब देखो ना, देखो अगर डोमिनेंट होता यस तो मैम, यस मैम। इस केस में को अब यहाँ पे ये वाला मैम, नॉर्मल वो है। तो मुझे पता ही था, लेकिन मैं कह रहा था कि अगर एक फैमिली में दोनों पेरेंट्स क्या कहते हैं रिसेसिव ऑटोसोमल कहते हैं उसे यार, होमोजाइगस पेयर हो उनके पास और दोनों ही अफेक्टेड हो, तो मैं फिर तो उनकी जितनी भी फैमिली हायरार्की है वो सारी खत्म हो जाएगी। अच्छा ठीक है। और देखो थर्ड केस ये वाला बनता है HbHbA, तो इस केस में ये क्या होगा, ये और केस बनता है, ये नॉर्मल होंगे। अब कौन सा बनता है? मैम इसमें आपने हेटेरोजाइगस पेयर लिया था, अब इसमें होमोजाइगस पेयर लेके देखो। ये वाला मतलब आप ये ऐसे कह रहे हो, कर तो लिया, तीनों कर तो लिए। नहीं मैम ऐसे कह रहा हूं ये देखो ना यहाँ पे, मैम ये नहीं किया। ये मेटिंग की बात नहीं कर रहे हैं, ये तो हम इसकी बात कर रहे हैं दोनों एक पर्सन कौन सी दो एलील कंटेन कर सकता है। ये एलील है। हाँ मैं एलील का ही बता रहा हूं। देखो एक में क्या कहते हैं मेल होमोजाइगस भी हो सकता है, देखो हेटेरोजाइगस भी हो सकता है। वेट एक आपके हमारे पास एक होमोजाइगस कंडीशन हो सकती है, दो ये वाली, दोनों नॉर्मल yes. तो पर्सन नॉर्मल होगा। yes, दोनों सिकल सेल तो सिकल सेल वो भी होमोजाइगस है, ठीक है। दो ही बनती है होमोजाइगस, yes, और एक ही बनती है हेटेरोजाइगस, एक नॉर्मल वाली एक सिकल सेल वाली। और मैम एक बनती है कि एक होमोजाइगस और एक हेटेरोजाइगस, और एक कैरियर और एक डिफेक्टेड। ये वाली तो ही कैरियर हो गई। अब इसमें एक तो बनता है कि या तो फीमेल कंप्लीटली नॉर्मल है या तो फीमेल और मेल का तो कांसेप्ट ही है, यहाँ पे ऑटोसोमल है। तो मैम मेटिंग के लिए तो दो पेरेंट्स चाहिए ना, तो मैं वो लेकिन हम यहाँ पे बना रहे हैं कि जो भी इंडिविजुअल होगा, जो भी एक पर्सन होगा, ये तीन जीनोटाइप ही पॉसिबल है। हम नहीं किए नहीं, तो एक फोर्थ भी पॉसिबल है। मैं देखो मैं लिख के दिखाऊं आपको। असीम तो आपको समझ आ रहा है? आपको लग रहा है यहाँ पे 4 पॉसिबल है? एक पर्सन के पास चार, आप बोलो कि एक पर्सन का 4 जीनोटाइप पॉसिबल है, ये कह रहे हो ना? एक पर्सन के पास नहीं है, मैं एक पर्सन की बात कर रही हूँ, एक ही पर्सन के पास है कि ये इन तीनों में से कोई एक ही कंडीशन होगी। दोनों मतलब मेटिंग की बात कर रहा हूं। मैंने तो आपको कहा मीटिंग की तो बात ही नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। ये एक आपने दो साथ लिखे हैं ना, तो मेरे को लगा क्रॉसिंग की बात ही कर रहे हो। क्रॉसिंग का ये एलील मैंने कहा ना, ये एलील है। HbA मतलब नॉर्मल एलील है, HbS मतलब यहाँ पे सिकल सेल वाली एलील है। असीम तो आपको समझ आ रहा है? मैम ये ऑटोसोमल है, वो सेक्स लिंक्ड की बात कर रहा है जो मैम ये ऑटोसोमल की बात कर रहा हूं। ठीक है, मतलब कहने का मतलब यहाँ पे सिंपल सा यही है कि यहाँ पे एक पर्सन के पास 3 जीनोटाइप पॉसिबल है। मैं कह रहा हूं नहीं हो रहा क्रॉस नहीं मैं समझ गई। मैं क्रॉस में तो हम जा ही नहीं रहे ना, हम बात कर रहे हैं कि एक पर्सन कैसे कैसे एलील कंटेन कर सकता है, सिंपल सी बात। क्रॉस तो हम जैसे मर्जी बना ले, वो तो यहाँ पे 100 केस बन जाएंगे, ऐसा है वैसा है, ये बताओ क्या क्या होगा। हाँ चलो, मतलब कहने का वाला है कि बहुत सारे केस बन जाएंगे। आज नहीं, चलो उसके ऊपर भी डिपेंड करता है, क्यों अगर हम एक पूरा पेडिग्री देखें तब तो कितने सारे बन जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए ये वाली लाइन यही बोल रही है, इसको पढ़िए वासु। द डिजीज इज कंट्रोल्ड बाय सिंगल पेयर ऑफ एलील, सिंगल पेयर। एक है HbA और दूसरा है HbS। आउट ऑफ 3 पॉसिबल जीनोटाइप, 3 पॉसिबल जीनोटाइप है जिसमें से हाँ बिल्कुल, लेकिन हाँ लेकिन सुन तो लो, यही 3 जीनोटाइप पॉसिबल है जो मैंने यहाँ पे लिखे 1 2 3 करके। अब सोचो इन 3 जीनोटाइप में से एक ही जीनोटाइप ऐसा है जो सिकल सेल करवाएगा। तो ये आगे पहले पढ़ते जैसे मैंने तो खुद पढ़ा नहीं मैंने आगे, तो क्या हो रहा है, आउट ऑफ 3 पॉसिबल जीनोटाइप ओनली होमोजाइगस इंडिविजुअल फॉर HbS HbS, वही तो लिखा है यहाँ पे। क्या शो करेगा, डिजीज फिनोटाइप। उसके बाद क्या है, हेटेरोजाइगस कौन सा होगा, HbHbS,
ये वाला लिखा हमने आपका, ये वाला फर्स्ट वाला, ये हेटेरोजाइगस होगा। इंडिविजुअल्स अपीयर apparently unaffected but they are of carrier of the disease as there is 50% probability of transmission of the mutant gene to the progeny, thus exhibiting the sickle cell trait। तो यहाँ पे अगर कोई हमारे पास कैसे हैं, हेटेरोजाइगस इंडिविजुअल्स हैं जो अभी हमें अनअफेक्टेड नजर आ रहे हैं, बट वो क्या है, कैरियर है, तो 50% प्रोबेबिलिटी है कि वो ट्रांसमिट करते हैं उस म्यूटेंट जीन को आगे। हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या द डिफेक्ट, अभी पूरा यहाँ पे रीजन बताया गया है जो हम कल से हम करते आ रहे हैं कि क्या रीजन है। द डिफेक्ट, तो यहाँ पे ये जो डिफेक्ट है वो किसकी वजह से हो रहा है, द डिफेक्ट इज कॉज्ड बाय सब्स्टिट्यूशन। ध्यान रखना, ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सब्स्टिट्यूट हो रहा है। कौन किससे रिप्लेस हुआ था, ए को रिप्लेस किया था यू ने, ऐसे ही हुआ था, ठीक है। और अगर सॉरी देखिए, ए को टी ने किया था फिर यू बना था एमआरएनए। वेट, एक्चुअली यहाँ पे इसको दोबारा देखो, अगर हम यहाँ पे एमआरएनए की बात करते हैं तो एमआरएनए में ए से यू रिप्लेस हुआ था, लेकिन एक्चुअली सब्स्टिट्यूशन हुआ कहाँ पे, वो तो डीएनए में हुआ है ना, जीन के अंदर हुआ है। यहाँ पे एमआरएनए तो पूरा डीएनए का रिजल्ट होता है, तो यहाँ पर जो चेंज आया ना वो ये वाला चेंज आया है, ये वाला ध्यान रखना इसके बारे में। जो ये जीएजी लिखा ना पे, इस ए को इस टी ने रिप्लेस किया है, ए का सब्स्टिट्यूशन टी से हुआ है। जब ए के अंदर चेंज आया, यहाँ पे सॉरी ए को रिप्लेस किया टी ने, तभी तो यहाँ पे इसका कॉम्प्लीमेंट्री ए आया ना यहाँ पे, और ए बाद में फिर यू के अंदर चेंज हो गया। क्योंकि एक्चुअली ये क्वेश्चन हम एक बार पूछा गया था, मैंने देखा था किसी मतलब एक सैंपल पेपर था, डिपेंड करता है ना वो एमआरएनए का पूछते हैं जीन का पूछते हैं। हाँ नहीं, लेकिन ऐसे देखो, जो हमारा आंसर होगा वो हमेशा डीएनए को लेकर होगा। अब अगर उन्होंने मेंशन कर दिया कि एमआरएनए में क्या चेंज आया फिर तो ऐसे अगर मेंशन किया है तो हम एमआरएनए के बेसिस पे देंगे, अगर उन्होंने मेंशन नहीं किया है तो हम डीएनए के बेसिस पे देंगे, क्योंकि सोचो डीएनए ही यहाँ पर एमआरएनए को इनकोड कर रहा है। म्यूटेशन तो डीएनए में ही है। हाँ बिल्कुल, तो यहाँ पे देखिए, लेकिन यहाँ पे ना डायरेक्ट ये दिखा कि द डिफेक्ट इज कॉज्ड बाय सब्स्टिट्यूशन ऑफ ग्लूटामिक एसिड बाय द वेलिन, और कहाँ पे हुआ है, 6th पोजीशन पे हुआ है, बीटा ग्लोबिन चेन ऑफ हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल। तो प्लीज वहां से नोट कर लो, ये मत बोलना कि नहीं नहीं मुझे ये रट्टा वाला पार्ट नहीं होता 6th पोजीशन वाला, क्योंकि करना ही पड़ेगा आपको। बीटा ग्लोबिन का जो 6th पोजीशन है वहां पर नॉर्मली ग्लूटामिक एसिड होता है, नॉर्मल, और ग्लूटामिक एसिड को कौन सा कोडोन कोड करता है, जीएजी, वो किससे रिप्लेस हो जाता है आपका, वैलिन से, ठीक है। द सब्स्टिट्यूशन ऑफ अमाइनो एसिड इन द ग्लोबिन प्रोटीन रिजल्ट ड्यू टू सिंगल बेस, ये कल बात की थी, सिंगल बेस के अंदर सब्स्टिट्यूशन हुआ है, इसको बोलते हैं पॉइंट म्यूटेशन। एट द 6th कोडोन ऑफ द बीटा ग्लोबिन जीन फ्रॉम जीएजी टू द जीएजी, तो यहाँ पे इन्होंने साफ साफ बोला है कि कोडोन की वो बात कर रहा है, और कोडोन हमारे पास आपका एमआरएनए का ही पार्ट होता है। द म्यूटेंट हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल अंडरगो polymerization under the low oxygen tension, causing the change in the shape of RBC from biconcave disc to elongated sickle like structure। अच्छा मुझे एक चीज बताइए, जो सिकल सेल एनीमिया है इसमें मतलब एक तो हमारे पास ही आपका एग्जांपल आता है ऑटोसोमल लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर का, एक एग्जांपल हमने इसका और किया था, किसी और का एग्जांपल भी है, बताइए, हमने कुछ नॉन मेंडेलियन इनहेरिटेंस किए थे, उसमें भी ये वाला एग्जांपल वहां पे फिट होता है। नॉन मेंडेलियन इनहेरिटेंस, मलेरिया वाला क्या था, वो तो अलग केस है, बताइए। वो तो मैंने आपको ये कहा था कि जो पर्सन सिकल सेल एनीमिया से सफर करते हैं उनको मलेरिया होने के चांसेस होता ही नहीं, वो बहुत ही रेयर होते हैं, बहुत ही रेयर, क्योंकि जब शेप ही ऐसी होगी, सिकल शेप हो गया, स्पोरोजोइट्स की शेप भी ऐसी होती है सिकल लाइक, तो वहां पे वो स्पोरोजोइट्स यहाँ पे सर्वाइव नहीं कर पाता है। बताइए असीमता, हमने कुछ कंसेप्ट किए थे आपके इससे पहले, उसमें भी हमने सिकल सेल म्यूटेशन में था, कौन सा म्यूटेशन, वो उसमें एक क्या नाम था म्यूटेशन का, वो तो कल ही किया था, पिन्नी पॉइंट म्यूटेशन, वो तो कल किया था, पिन पॉइंट म्यूटेशन। असीमता याद आ रहा है आपको, तो सिकल सेल एनीमिया एक तो हमें पॉइंट म्यूटेशन का एग्जांपल देता है, ऑटोसोम लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर, मेंडेलियन डिसऑर्डर, एक एग्जांपल और नहीं याद आ रहा, प्लियोट्रॉपी, हाँ ठीक है, याद आया,
प्लियोट्रॉपी में हमने एग्जांपल किया था आपका, जब एक जीन काफी सारे फैक्टर्स को अफेक्ट करता है, एक जीन के अंदर चेंज होने की वजह से हमें मल्टीपल फिनोटाइपिक करैक्टर देखने को मिलते हैं, जिसमें हमने एग्जांपल लिया आपका पीकेयू का, सिकल सेल एनीमिया का और आपका सिस्टिक फिब्रोसिस का। ठीक है, इसके बाद हमारे पास डिजीज है आपकी पीकेयू, और ये हम बहुत बार कर चुके हैं, याद है, फिनाइलकेटोन्यूरिया। पीकेयू, हाँ देखिए ये डिजीज हमें क्या बोलती है। अब ये डिसऑर्डर भी कैसा होता है, ऑटोसोमल रिसेसिव होता है। अब ये तो बहुत सिंपल सी बात है, हमने कहा था कि एक हमारे पास एरोमेटिक अमाइनो एसिड होता है जिसका नाम है फिनाइल एलानिन, और नॉर्मली हमारी बॉडी में किस में कन्वर्ट होता है, टायरोसिन में कन्वर्ट होता है, लेकिन एक एंजाइम चाहिए होता है। एंजाइम का नाम क्या है, एंजाइम का नाम है फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सीलेज एंजाइम, हाइड्रोक्सीलेज एंजाइम। तो ये क्या काम करता है, इस एलानिन को टायरोसिन में कन्वर्ट करता है। अब टायरोसिन क्या कर रहा है, हमने क्या कहा था, मेलानिन का प्रोडक्शन करता है, और इसके अलावा जो डोपामाइन हार्मोन होता है ना, उसका भी प्रिकर्सर होता है, और भी बहुत सारे फंक्शन करवाता है। अब देखिए जब टायरोसिन ही नहीं बनेगा तो मेलानिन ही नहीं बनेगा, और ये जो फिनाइल एलानिन है इसकी क्या हो जाएगी, एक्सेस एक्यूमुलेट हो जाएगा हमारी बॉडी में, जिसकी वजह से एक पर्सन किससे सफर करेगा, आपका मेंटली रिटार्ड हो जाएगा। मेलानिन, हाँ बिल्कुल, और इससे क्या होगा, जल्दी बाल का हेयर फॉल हो जाएगा, और इवन कैंसर होने के चांसेस भी बढ़ जाएंगे। क्यों, क्योंकि जिनमें मेलानिन की प्रोडक्शन कम होती है उसमें क्या होता है, कैंसरस होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, द अफेक्टेड इंडिविजुअल्स लैक एन एंजाइम दैट कन्वर्ट द अमाइनो एसिड फिनाइलएलानिन इनटू द टायरोसिन। तो प्लीज ध्यान रखना, यहाँ पे एंजाइम का नाम नहीं मेंशन है, लेकिन जब हम आपका प्लियोट्रॉपी करते हैं वहां पे उन्होंने एंजाइम का नाम दिया हुआ है। ठीक है, तो आपको एंजाइम भी करना है, जिसकी वजह से क्या होता है, एज अ रिजल्ट ऑफ दिस फिनाइलएलानिन इज एक्यूमुलेटेड एंड कन्वर्टेड इनटू फिनाइल पायरुविक एसिड, मतलब इसके डेरिवेटिव के अंदर वो चेंज हो जाता है आपका, इसकी कंपोनेंट्स के अंदर एक्यूमुलेशन हो जाती है बॉडी के अंदर, ब्रेन के अंदर सॉरी, और मेंटली रिटार्ड हो जाता है एक पर्सन, और एक टाइम आता है कि उनकी डेथ भी हो जाती है। So these are also excreted through the urine because of its poor absorption by the kidney, क्योंकि इतना ज्यादा प्रोड्यूस हो जाता है हमारी बॉडी में, सॉरी एक्यूमुलेट हो जाता है। लास्ट डिसऑर्डर है थैलेसीमिया, लास्ट हाँ जी, लास्ट डिसऑर्डर थैलेसीमिया। थैलेसीमिया और हमारे पास सिकल सेल एनीमिया में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, ध्यान रखना। सिकल सेल एनीमिया भी हम क्या कहते हैं, खून की कमी है, एनीमिया ही है, और थैलेसीमिया भी खून की कमी है। अब प्रॉब्लम क्या है हमें दोनों में, लेकिन फिर डिफरेंस क्या है, और एक चीज, दोनों ही ऑटोसोमल लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर है, ये भी ऑटोसोमल लिंक्ड, वो वाला भी ऑटोसोमल लिंक्ड, लेकिन हमारा ये जो थैलेसीमिया होता है, एक बार इस हीमोग्लोबिन के स्ट्रक्चर को देख लो आप। जो हमारा हीमोग्लोबिन जो है, मतलब ये जो आरबीसी है, आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन होता है, 4 चेन होती है, बहुत बार कर चुके हैं, अल्फा चेन, 2 अल्फा चेन होती है, और 2 क्या होती है, बीटा चेन होती है। सिकल सेल में क्या प्रॉब्लम आई थी, बीटा चेन के अंदर प्रॉब्लम आई थी। लेकिन अगर हम बात करते हैं इसकी क्वांटिटी की, किसमें, सिकल सेल में, तो क्वांटिटी के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, जितना हीमोग्लोबिन बनना है उतना बनेगा ही बनेगा, लेकिन हीमोग्लोबिन वहां पे कैसा बन रहा है, डिफेक्टिव बन रहा है, यही प्रॉब्लम थी। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, इट इज अ क्वालिटेटिव प्रॉब्लम, क्वालिटेटिव हुआ, क्वांटिटेटिव हुआ, सॉरी हाँ क्वांटिटेटिव, ये क्वांटिटेटिव प्रॉब्लम होती है, हाँ सॉरी क्वांटिटेटिव, क्वालिटेटिव, नो इट्स क्वालिटेटिव, क्वालिटी, हाँ अमाउंट को इफेक्ट करती है, क्वांटिटेटिव, हाँ ठीक है, हाँ ठीक है ओके, सॉरी हाँ बिल्कुल, ये क्वांटिटेटिव प्रॉब्लम है, मतलब इसमें क्वालिटी को लेके क्वांटिटी को लेके सॉरी प्रॉब्लम आती है। हाँ जो सॉरी मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ, मैं थोड़ा सा खुद ही कंफ्यूज हो गई। जो हमारे पास सिकल सेल एनीमिया है, वो कैसी प्रॉब्लम है, वो आपकी क्वालिटी को लेके प्रॉब्लम है,
क्वालिटी जैसे बननी चाहिए वैसे बन नहीं पा रही है, तो इसलिए वो कैसी प्रॉब्लम है, क्वालिटेटिव प्रॉब्लम है। वहां पे बीटा चेन आपकी नॉर्मल नहीं बन पा रही है। लेकिन हमारे पास जो थैलेसीमिया है, ये कैसी प्रॉब्लम है, क्वांटिटेटिव। यहाँ पे क्वांटिटी को लेके प्रॉब्लम आती है, या तो हीमोग्लोबिन बहुत ज्यादा बन जाता है या बिल्कुल ही कम बनता है। अब आप लोगों को पता है कि जो हीमोग्लोबिन है उसमें 2 अल्फा चेन है और 2 ही क्या है, बीटा चेन है। अब अल्फा और बीटा चेन को भी तो कोई ना कोई बना ही रहे ना, उन जीन के अंदर प्रॉब्लम आ जाती है। इसीलिए हम यहाँ पे कहते हैं कि जो हमारा ये थैलेसीमिया होते हैं आपका 2 टाइप का होता है। एक होता है अल्फा थैलेसीमिया और सेकंड होता है बीटा थैलेसीमिया। अब अल्फा थैलेसीमिया मतलब अल्फा चेन के अंदर प्रॉब्लम आई है, उसको बोलेंगे अल्फा, और बीटा थैलेसीमिया मतलब बीटा चेन के अंदर प्रॉब्लम आई है। लेकिन यहाँ पे अभी तक ये खत्म नहीं हुआ है, इसमें इन्होंने पूरा स्पेसिफिक दिया है कि इनकी जीन कहाँ कहाँ प्रेजेंट होती है, कौन से क्रोमोसोम पे, जो इंपॉर्टेंट एरिया है और आपको लर्न भी करना है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनेगी, इन्होंने मेंशन किया है यहाँ पे। अब यहाँ पे देखिए हमने क्या बात की, थैलेसीमिया में होता क्या, पहली बात तो ये समझ आ गया आपको कि यहाँ पे जो हमारे हीमोग्लोबिन है वो नॉर्मल, और यहाँ पे यहाँ पे किसको लेकर, क्वांटिटी को लेकर प्रॉब्लम है, सॉरी क्वांटिटी को लेके प्रॉब्लम है। नहीं मुझे समझ आ गया, वो बस थोड़ा वो हो रहा है, हाँ क्वांटिटी को लेके प्रॉब्लम है। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं, हमने क्या बात की कि 2 टाइप के थैलेसीमिया है, एक है अल्फा थैलेसीमिया जिसमें किसका प्रोडक्शन होता है, अल्फा ग्लोबिन चेन आपकी अफेक्ट होती है, और सेकंड है बीटा थैलेसीमिया जिसमें प्रोडक्शन ऑफ बीटा ग्लोबिन चेन इज अफेक्टेड। अब ध्यान में रखने वाली क्या बातें हैं, हाँ प्रोडक्शन ही हो गया ना, तभी तो बिल्कुल, तभी तो हम कह रहे हैं कि इसकी क्वांटिटी मैटर करती है, सॉरी इसकी क्वालिटी मैटर करती है, क्वांटिटी, हाँ मैं प्रोडक्शन ही बोलूंगी, इसकी प्रोडक्शन यहाँ पे अफेक्ट कर रही है। तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, जो हमारा आपका अल्फा थैलेसीमिया है, अब यहाँ पे इसमें क्या होता है कि जो अल्फा चेन कौन बनाता है, अल्फा चेन को बनाने वाली जीन जो होती है ना, यहाँ पे बना रही छोटा सा, जो हमारे 16 क्रोमोसोम होते हैं ना, 16 क्रोमोसोम पे प्रेजेंट होती है 2 पेयर होता है, ध्यान रखना, 2 जीन है, 4 जीन। तो कितनी होगी हमारे पास, एक होती है HbA1 और दूसरी होती है HbA2। कौन से क्रोमोसोम पे होती है, क्रोमोसोम 16 पे, और क्या लिखा है, क्लोजली लिंक्ड जीन। तो एक एग्जांपल यहाँ पे और आ गया लिंक्ड जीन का, एक तो हमने आपका ड्रोसोफिला का एग्जांपल किया था, ड्रोसोफिला में किसका, आई कलर का और बॉडी कलर का, वो लिंक जीन की। सेकंड यहाँ पे जो हमारे पास अल्फा चेन होती है, इसको भी 2 जीन एनकोड करती है, और दोनों कैसी होती है, लिंक जीन होती है। तो अल्फा थैलेसीमिया को कौन कंट्रोल करता है, 2 क्लोजली लिंक जीन, जिसका नाम है HbA1 और HbA2। कौन से क्रोमोसोम पे होती है, क्रोमोसोम नंबर 16 पे ऑफ ईच पेरेंट, एंड इट इज ऑब्जर्व ड्यू टू म्यूटेशन और डिलीशन ऑफ 1 और मोर ऑफ द 4 जीन। मतलब 4 जीन में से क्या हो गया है, म्यूटेशन और चेंज हो गया, और चेंज क्या है, डिलीशन हो गया है, डिलीट हो गया है। द मोर जीन अफेक्टेड द लेस अल्फा ग्लोबिन मॉलिक्यूल प्रोड्यूस। तो यहाँ पे क्या हो गया, प्रोडक्शन के अंदर क्वांटिटी में आया है, मतलब वो यहाँ पे कम हो गई है। उसके अलावा जो बीटा थैलेसीमिया है, इसमें क्या होता है कि अगर ये मतलब HbA1 चला जाए और HbA2 ना जाए, तब पंगा पड़ता है। करेंगे अभी इसकी हमारी उसको करेंगे ना, 1.3% चांस से ज्यादा। बिल्कुल। तो यहाँ पे क्या है, देखो जो हमारे पास बीटा थैलेसीमिया है, इसको कौन कंट्रोल करता है, सिंगल जीन जिसका नाम है HBB। कौन से क्रोमोसोम पे होती है, क्रोमोसोम नंबर 11 पे। तो प्लीज क्रोमोसोम यहाँ पे लर्न कर लेना कि अल्फा मतलब जो अल्फा चेन होती है उसकी जीन प्रेजेंट होती है 16 पे, और बीटा वाली होती है 11 पे ऑफ ईच पेरेंट, एंड अकर ड्यू टू म्यूटेशन ऑफ 1 और बोथ द जीन। मतलब इसमें कोई किसी के अंदर भी प्रॉब्लम आ जाएगी। अब सिंपल सी बात है, वही है ना, हमने क्या कहा कि जितनी जीन इफेक्ट होंगी उतनी लेस अल्फा ग्लोबिन चेन बनेगी। हमने कहा कैसा डिसऑर्डर है, रिसेसिव है। अब सोचो 4 में से मान लेती कि एक के अंदर म्यूटेशन हुआ था, तो बनेगा ना, अल्फा चेन बनेगी, लेकिन इतना फर्क नहीं पड़ेगा, 2 के अंदर हुआ तब भी बनेगी, लेकिन अगर सारी की सारी होगी तब ज्यादा प्रॉब्लम आएगी। तो ये फायदा है यहाँ पे अगर कोई डिसऑर्डर रिसेसिव होता है। उसके बाद क्या है, अभी लास्ट पैराग्राफ वही लिखा है जिसमें बार बार मैं यहाँ पे अटक रही हूँ, क्वालिटी और क्वांटिटी को लेके, कि थैलेसीमिया डिफर है किससे, सिकल सेल एनीमिया से, इन दैट फॉर्मर इज अ क्वांटिटेटिव प्रॉब्लम, मतलब
थैलेसीमिया कैसी प्रॉब्लम है? क्वांटिटेटिव, यहाँ पे प्रोडक्शन में प्रॉब्लम आ रही है, क्वांटिटी में प्रॉब्लम आ रही है ऑफ सिंथेसाइजिंग द टू फ्यू मॉलिक्यूल, टू फ्यू ग्लोबिन मॉलिक्यूल, व्हाइल लेटर इज अ क्वालिटेटिव, वहां पे क्वालिटी चेंज हो रही है। हमारे सिकल सेल से किसके अंदर, सॉरी बाइकॉन्केव से किसमें शिफ्ट हो गया? सिकल सेल में चेंज हो गया है ऑफ सिंथेसाइजिंग द इनकरेक्ट फंक्शनिंग ग्लोबिन। समझ आया सीन था आपको थैलेसीमिया? यस मैम। तो यहाँ पे इसको भी डील कर ही लेते हैं। कैसा डिसऑर्डर है? ऑटोसोम लिंक्ड रिसेसिव ब्लड डिजीज है जो ट्रांसमिट होती है फ्रॉम पेरेंट टू द ऑफस्प्रिंग व्हेन बोथ द पार्टनर आर अनअफेक्टेड कैरियर ऑफ द जीन। ये बार-बार हम वही लाइनें पढ़ रहे हैं हर एक सब में। The defect could be due to the either mutation or deletion, which ultimately result in the reduced rate of synthesis of one of the globin chain। मतलब अल्फा और बीटा चेन के अंदर प्रॉब्लम आने वाली है जो किसको बनाती है? बाद में हीमोग्लोबिन को बनाती है। So this causes the formation of abnormal hemoglobin molecule resulting into anemia, which is a characteristics of disease. Thalassemia can be classified according to which chain of the hemoglobin molecule is affected। अगर अल्फा चेन हुई तो उसको बोलेंगे अल्फा थैलेसीमिया, अगर बीटा हुई है तो बीटा थैलेसीमिया। अल्फा वाली की जीन्स कहां पे थी? क्रोमोसोम नंबर 16 पे, 11 पे थी। जो वहां पे अल्फा है उसको 2 पेयर कंट्रोल करता है और बीटा वाले को ओनली 1 पेयर करता है। समझ आ गया? समझ आ गया आपको? तो हमारी डिसऑर्डर खत्म। अब मैं एक काम करूंगी कल, एक्चुअली ऐसे तो मैं पेडिग्री करना है पर इसके मैं कुछ क्वेश्चंस लेकर आऊंगी क्योंकि आपको पता ही है कि यहाँ तो यहाँ से क्वेश्चन भी आ सकते हैं लेकिन प्रॉब्लम्स भी आ सकती हैं, ये वाली कंडीशन है। तो जब आप उसको सॉल्व करोगे तभी आपको पता चलेगा कि आपने कितना गेन किया है।